अब तुमसे अगर कोई पूछे कि टेम्परेचर कैसे आपका इफेक्ट करता है, जिस पॉइंट पर मेरा पानी आपका इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है, उसी पॉइंट को हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के नाम से जानते हैं। उसकी वजह से जो रेनफॉल होगी उसको आपका क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे आपका फ्रंटल रेनफॉल। इसमें जो क्लाउड्स एसोसिएट रहेंगे वो दोनों रह सकते हैं, क्यूमुलोनिम्बस भी हो सकते हैं, निम्बो स्ट्रेटस भी आपका हो सकते हैं। अगर तुमसे कभी भी कोई पूछे कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की आपका डेफिनेशन क्या है, इसी साइकिल को कन्वेक्शनल साइकिल के नाम से जानेंगे। अगर तुम देखोगे तो प्रेसिपिटेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है वो क्या है, ज्योग्राफी वाले आ गए हुए। क्या हालचाल है सभी के, मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका इस बहुत ही बेहतरीन से चैप्टर में, जिसमें आपको शुरुआत से आपका बहुत छोटी छोटी चीजें जानने को मिलेंगी। चाहे वो पानी हो, चाहे वो आपका धुंध हो, चाहे वो हवा हो, चाहे वो आपका ड्रॉपलेट्स हो, चाहे फिर वो आपका आग हो, चाहे वो आपका कुछ एटमॉस्फेयर में मिलने वाली मिस्ट, ड्यू, कुछ भी हो सकता है। जो भी आपको आपका जानने का मन करे, बादलों की ऊंचाइयों से लेकर और बादलों की जानकारी तक, इस वीडियो में आपको सब कुछ मिलने वाला है। अगर ये एक वीडियो आपका देख लिया तो क्लाउड से लेकर और रेनफॉल तक, बारिश कैसे हो रही है और बारिश में आपका झमझम कैसे नाच रहे हैं, वो सारी चीजें आपका समझ में आ जाएंगी। बादल कुछ भी हो, ये मुस्कान की चमक कहीं और, क्योंकि बादल इंपॉर्टेंट है मैडम, है ना, तो वो सब आपका इस वीडियो में तुमको जानने को मिलेगा। तो इसलिए आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। मैं आपको इस पूरे चैप्टर में 2 से 3 चीजें आपका कवर करने वाला हूं, जिसमें सबसे पहले आपको यह पता लगेगा कि आपका मिस्ट, ड्यू, फिर आपका बाकी चीजों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। फिर हम धीरे से हल्के से शिफ्ट करेंगे क्लाउड्स की तरफ। स्टेटस क्लाउड्स कैसे होते हैं, निम्बस क्लाउड्स कैसे होते हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्या होता है, इनके बारे में चलेंगे। और फिर हल्के से शिफ्ट करेंगे रेनफॉल की तरफ, और रेनफॉल में जानेंगे कि एक जो तुम आपका बारिश समझते हो सिर्फ वो वाली बारिश ही नहीं है, बारिश बहुत तरीके की होती है। कैसे आपका जो है प्रेसिपिटेशन होगा, ओरोग्राफिक रेनफॉल कहां है, फिर आपका बाकी रेनफॉल क्या है, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। चलो, अब जैसे आपका इंट्रोडक्शन पर आपका चले, तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपका वो 2 चीजें तुमको समझाता है एनसीईआरटी के हिसाब से। वो ये कहता है कि जो हमारा आपका पानी है, ठीक है, इट वेरीज फ्रॉम 0 to 4% वाली आपका कहानी है इसमें। 0 to 4% बाय वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द वेदर फिनोमिना। अब जो वाटर है ना, वाटर आपका ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो तुम देख रहे हो ओशियन में या फिर आपका जमीन के ऊपर सिर्फ उसी में प्रेजेंट है। वाटर जो है वो बेसिकली एटमॉस्फेयर के अंदर भी प्रेजेंट है, और 3 तुम्हें आपका फॉर्म में देखने को मिलता है। जैसे देखो, अगर तुम आपका किसी भी चीज को देखते हो तो उसकी 3 स्टेट होती हैं। एक होती है लिक्विड, एक होती है आपका सॉलिड, और एक होती है गैस। तो ये जो 3 आपका स्टेट है, ये पानी भी आपको इसी 3 फॉर्म में आपका देखने को मिल सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके अलावा द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर इज डेराइव्ड फ्रॉम द वाटर बॉडीज थ्रू इवेपोरेशन एंड फ्रॉम प्लांट्स थ्रू ट्रांसपिरेशन। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर, अगर वो तुमसे आपका पूछ रहा है कि भाई जो आपका पानी है, तो पानी आपका तुम्हें डिफरेंट वाटर बॉडीज से मिल रहा है, कैसे पानी से मिल रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर, अगर मैं आपका क्या कह दूं, अगर मैं ये कह दूं कि ये एक आपका लेक है या फिर आपका नदी है, ठीक है, लेक ही मान लो, नदी तो इतनी छोटी नहीं होगी, इसमें लेक मान लिया। अब हुआ क्या कि किसी भी टाइम पर आपका सूर्य देवता इधर आपका चमक रहे हैं, और ये सूर्य देवता चमकते हुए यहां से आए और इन्होंने अपनी रेज आपका डाली इसके ऊपर। अब ये रेज डाली तो यहां से क्या होगा, ये जो सन रेज है ये धीरे धीरे कर कर आपका बेसिकली जो हवा आएगी, वो हवा कैसी होगी, गर्म हवा होगी। और गर्म हवा क्या करेगी, गर्म हवा जो यहां से आपका पानी है उसको लेकर आपका ऊपर जाएगी, और इसी फॉर्म को आपका क्या कह रहे हैं, इवेपोरेशन। अब जो बेसिकली पानी इवेपोरेट होकर ऊपर गया है, वो फिर धीरे धीरे कर कर आपका क्या आ जाएगा, प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में आपका नीचे आ जाएगा। अब ये वाटर बॉडीज के थ्रू भी हो सकता है, और प्लांट में एक प्रोसेस होता है, प्लांट्स के अंदर एक तुमने पॉइंट पढ़ा होगा जिसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ये जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट्स के अंदर, और उन्हीं प्लांट्स के अंदर हम क्या देखते हैं कि वहां से आपका पानी जा रहा है, ठीक है भैया, इतनी बात समझ में आ गई। Thus, there is a continuous exchange of water between the atmosphere and the ocean and the continent through the process of evaporation, transpiration, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। तो अब तुम्हारे पास आपका टोटल कितने प्रोसेस आ गए, 4 प्रोसेस आ गए। पहला प्रोसेस कौन सा है, पहला प्रोसेस है तुम्हारे पास एटमॉस्फेयर। दूसरा प्रोसेस कौन सा है तुम्हारे पास, ट्रांसपिरेशन। ये कहां देखने को मिलेगा, प्लांट्स के अंदर। कंडेंसेशन हो रहा है, बताऊंगा अभी क्या होता है। प्रेसिपिटेशन मतलब आपका बारिश की फॉर्म में नीचे आपका क्या आ रहा है, पानी आ रहा है। तो ये 4 फॉर्म आपका तुम्हारे लिए क्लियर हो गई। अब जरा दूसरी तरफ चलते हैं।
दूसरी तरफ जब तुम जाओगे तो वो तुमसे ये कहेगा कि वाटर वेपर जो कि एयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं तुमसे कहूं कि वाटर वेपर आपका क्या है, तो वाटर वेपर जो हमेशा तुमको मिलेगा, कहां लिख दूं, यहां लिख देता हूं। जैसे वाटर वेपर आपका जो तुमको हमेशा मिलेगा एयर के अंदर, तो वो वाटर वेपर हमेशा आपका गैसियस स्टेट में देखने को मिलेगा। अब तुम ऐसे मत करना पानी पानी पानी, अरे यहां से पानी गिर थोड़ी रहा है, पानी आपका तो बेसिकली इसके अंदर है, अरे गैसियस स्टेट में मेरे भाई, अब गैसियस आपका पानी मत पीने लग जाना। तो बेसिकली ये सिर्फ आपका 4% दिखाई देता है और 4% आपका बेसिकली एयर बाय वॉल्यूम के हिसाब से दिखाई देता है। अब बहुत ध्यान से सुनना, देखो वाटर वेपर के क्या क्या आपका इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। अगर मैं आपका इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस की बात करूं तो एक सबसे पहला है कि ये जो आपका बेसिकली हमारी वेदर कंडीशन है, जो हमारी आपका वेदर कंडीशन है उनको डिटरमाइन करने में आपका हमारी मदद करता है। दूसरा आपका क्या है, जो सोर्स है किसका, प्रेसिपिटेशन का। अगर तुम देखोगे तो प्रेसिपिटेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है वो क्या है, वो हमारा आपका वाटर वेपर है। इसके अलावा कंडेंसेशन को भी आप ले सकते हो, कंडेंसेशन भी हमारा एक सोर्स है। उसके अलावा अगर तुम और देखते हो तीसरे नंबर पर, तो बेसिकली आपका ये हीट के लिए बहुत ही गुड एब्जॉर्बर है। अगर हीट देखोगे तो हीट के फॉर्म में आपका बहुत ही गुड एब्जॉर्बर है। क्यों, क्योंकि जो सनलाइट है, जो सन है हमारा, वो क्या करता है, हीट डालता है और फिर वहां से आपका एनर्जी ऊपर निकल जाती है। अब तुमसे एक क्वेश्चन है मेरा, जैसे एग्जांपल के तौर पर वो तुमसे कभी पूछे कि वाटर वेपर का आपका सोर्स क्या है, वो कभी भी तुमसे आपका पूछ ले कि वाटर वेपर का आपका सोर्स क्या है, तो वाटर वेपर के जो आपका सोर्स होंगे, जो वाटर वेपर के जो तुम सोर्स जानोगे, इन सोर्स के अंदर सबसे पहले आपका आता है ओशियंस। ओशियन के अलावा आपका जो है बेसिकली लेक्स भी हो सकती हैं, लेक्स के अलावा आपका ग्लेशियर भी हो सकता है, और उसके अलावा डिफरेंट वाटर बॉडीज भी हो सकती हैं जो कि आपका सोर्स बन जाएंगी, किसकी, जो कि सोर्स बन जाएंगी आपका हमारे इसकी वाटर वेपर की। ठीक है, अब ये वाटर वेपर आपका लगभग ऐसा बताया जाता है, मतलब एनसीईआरटीज में आपका लिखा है, बट मैं तुमको आपका बताता हूं, लगभग 75% ऑफ जो बेसिकली वाटर वेपर हैं वो इन्हीं से आपका आ जाते हैं। ठीक है, तो इवेपोरेशन जो आपका आता है मोस्टली वो यहीं से निकल कर आएगा। अगर तुम कभी भी देखोगे कि ह्यूमिडिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ह्यूमिडिटी को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो अलग अलग वेज में किया जाता है। द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। बहुत ध्यान से सुनना, अगर तुमसे कभी भी कोई पूछे कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की आपका डेफिनेशन क्या है, तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की आपका डेफिनेशन होती है कि जैसे मेरे वाटर वेपर्स हैं, अब इन वाटर वेपर्स के अंदर एक्चुअली में कितना अमाउंट है, एक्चुअली में कितना अमाउंट प्रेजेंट है, किस चीज का अमाउंट प्रेजेंट है, वाटर वेपर का अमाउंट प्रेजेंट है, उसी को हमने क्या कह दिया है, उसी को हमने आपका ह्यूमिडिटी कह दिया है। ठीक है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कह दिया है। अब एग्जांपल के तौर पर जैसे मैं तुमसे आपका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की आपका डेफिनेशन या फिर आपका फॉर्मूला पूछ लूं, तो भाई मैंने ना तुम्हारे लिए आपका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की आपका जो है कैलकुलेट करने की आपका जानकारी निकाली है। जैसे मैंने तुमसे क्या बोला कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर कितना प्रेजेंट है पानी के अंदर, एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर कितना प्रेजेंट है आपका किसके अंदर, एयर के अंदर, और इसको कैलकुलेट करना है तो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में कैलकुलेट किया जाता है। कभी भी अगर तुमसे आपका पूछे कि एक्चुअल जो आपका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है वो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में कैलकुलेट करोगे। बट अगर यहीं पर आपका तुमसे कैलकुलेट करवा ले रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, उसका एक फॉर्मूला फिर से आपका याद करना है तुमको, मतलब थोड़ा सा आपका पता रखना। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है कि एक्चुअली में जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है एयर के अंदर कितना है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एयर के अंदर कितना है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एयर के अंदर कितना है, और जब तुम इसको डिवाइड कर दोगे अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को किससे, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रिक्वायर्ड कितना आपका चाहिए। देखो एक तो है कि कितना है, और फिर हमको कितना चाहिए, किस चीज के लिए चाहिए, टू सैचुरेट द सेम अमाउंट ऑफ एयर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। मतलब अगर मुझे आपका जो है बेसिकली जो एक वाटर वेपर एक रिक्वायर्ड है, या मतलब आपका जो है उसके अंदर कितने चाहिए मुझे, उनको सैचुरेट करने के लिए कितनी एयर चाहिए और कितना पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, उसके बेसिस पर अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो यहां से मेरी रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकल जाएगी। और जो आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैलकुलेट की जाती है वो परसेंटेज में आपका कैलकुलेट की जाएगी। इस बात को बहुत दिमाग से और अच्छे से आपका क्या कर लेना, याद कर लेना। ठीक है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी समझ में आ गई। अब आते हैं, इट इज वेट ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम
ऑफ एयर एंड इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर क्यूबिक मीटर, ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब भी कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ एयर टू होल्ड वाटर वेपर डिपेंड्स एंटायरली ऑन द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर आपका बहुत ज्यादा है तो उसमें पानी को आपका रोकने की जो क्षमता होगी वो बहुत ज्यादा होगी। अगर कहीं पर आपका टेम्परेचर कम है तो वो पानी को होल्ड करने की जो क्षमता है उसके अंदर वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर मैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी आपका बात करूं तो ये डिफर करेगी प्लेस टू प्लेस पर। जैसे इक्वेटर के आसपास आपका जो बेसिकली तुम्हारे पास ह्यूमिडिटी देखने को मिलेगी वो ज्यादा देखने को मिलेगी। अगर मैं आपका पोल्स के पास जाऊंगा, दोनों नॉर्थ पोल साउथ पोल्स के पास, तो वहां पर ह्यूमिडिटी आपका डिफर कर जाएगी। तो ये डिपेंड करता है कि आपका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहां पर तुम अर्थ पे देख रहे हो वहां पर कैसी देखने को मिलेगी। इतनी बात क्लियर हो गई है? अगर इतनी बात आपका समझ में आ गई है तो अब जरा आपका आगे बढ़ेंगे। क्या तुमको समझ में आ गया है? या ये वो वाला आपका हिसाब हो गया। या मैं कन्हैया, मेरा बड़ा भैया बलराम, मैं 9000 साल पहले आपका आया था युग में, ठीक है। तो ऐसा आपका तुमको नहीं करना है, ठीक है। इधर देखो तुम तो आपका है ना वो या है ना, ऐसा या इधर देखो भाई, या हमको समझ में आ गया। या है ना। व्हाट इज योर क्वेश्चन सर? माय क्वेश्चन इज द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्लियर? तो क्लियर तो हो गया है सर, है ना। तो अभी इधर देखो, अब आते हैं आपका नेक्स्ट, द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एज कंपेयर टू इट्स फुल कैपेसिटी एट द गिवन टेम्परेचर इज नोन एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अभी बताकर आया मैं तुमको रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन भी देख लो, दोबारा बोल रहा हूं कि एक तो सबसे पहले आपका ये याद रखना है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी परसेंटेज में कैलकुलेट होगी। तो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, कितना आपका एटमॉस्फेयर में आपका बेसिकली क्या प्रेजेंट है, मॉइस्चर, एज कंपेयर टू इट्स फुल कैपेसिटी, मतलब कितना रिक्वायर्ड है और उसमें कितना प्रेजेंट है, उसके हिसाब से आपका जो है किसी गिवन टेम्परेचर पर हम कैलकुलेट कर लेंगे, उसी से हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपका निकल कर आ जाएगी। दूसरी बात, with the change of air temperature the capacity to retain moisture इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। अगर जैसे जैसे आपका टेम्परेचर के ऊपर डिफरेंस आएगा, टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो उसी के हिसाब से जो मॉइस्चर है वो आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज या डिक्रीज आपका होता हुआ जाएगा। एंड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज ऑल्सो इफेक्टेड। अगर तुम देखोगे तो आपका टेम्परेचर के इंक्रीज होने से या डिक्रीज होने से जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उस प्लेस की वो भी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। इट इज ग्रेटर ओवर द ओशियंस एंड लीस्ट ओवर द कॉन्टिनेंट्स। ये तो बिल्कुल आपका सिंपल सी बात है कि जहां पर वाटर बॉडीज होंगी, जहां पर पानी आपका बहुत ज्यादा है, वहां पर मॉइस्चर आपका कैसा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। वेयर एज अगर मैं कॉन्टिनेंट्स की तरफ चला जाऊंगा तो वो सॉलिड फॉर्म में मुझे मिल रहा है, और सॉलिड फॉर्म में जो आपका बेसिकली वहां पर मॉइस्चर प्रेजेंट होना चाहिए वो कंपैरेटिवली आपका कम मिलेगा, क्योंकि जब तुम जाते हो जैसे ओशियंस के आसपास तो वहां पर चिपचिपापन ज्यादा होता है। जबकि तुम अगर आपका किसी प्लेस पर जा रहे हो जो गर्म है तो वहां पर तुम्हें गर्मी लगती है। गर्मी अलग चीज है, चिपचिपापन अलग है, ये वही मॉइस्चर है, ठीक है। The air containing moisture is to full capacity at a given temperature is said to be saturated, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? It means that the air at the given temperature is incapable of holding any additional amount of moisture at that stage। इसका मतलब ये होता है, सिंपल सी भाषा में अगर मैं तुम्हें बताऊं कि जैसे एयर है मेरे पास, अब एयर के पास एक सर्टेन अमाउंट होता है, जैसे इसके बाद आपका जैसे तुम्हारे आपका घर में है, जैसे आपका तुम मिलने गए आपकी अपनी महिला मित्र से, तुमने बकवास करनी शुरू कर दी, जैसे मैं भी आपका कर देता हूं कभी कभार, किसी से आपका घर में बकवास करनी शुरू करी, तो मम्मी का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है। मम्मी आपका जो है जब एक सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाती है तो उसके बाद आपका लाठी, चाकू, बेलन जो आपका मम्मी के हाथ में है वो फेंक के मार दिया। ऐसे ही तुम जब आपका उससे मिलने जाते हो तो वो तुम्हारी आपका बातें सुनती रहती है, बट जब वो एक एक्सटेंड पीक चला जाता है या फिर आपका जो है कभी कभी वो परेशान हो तो उस समय पर वो क्या हो जाता है कि मतलब वो एक सैचुरेशन पीक पहुंच गया। ऐसे ही एयर का एक सैचुरेटेड पॉइंट होता है, या फिर आपका इससे ऊपर जो अमाउंट ऑफ एयर या किसी भी चीज को मॉइस्चर को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो अब क्या हो गई है, वो अब खत्म हो गई है। तो अब जब एक अमाउंट आपका पहुंच गया तो उसके बाद वो आपका किसी भी मॉइस्चर को होल्ड नहीं कर पाएगी। यही बात आपका मैंने यहां पर बताई है, और इसके लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आपका रिक्वायर्ड होगा एट विच द सैचुरेशन अकर इन अ गिवन सैंपल ऑफ एयर नोन एज ड्यू पॉइंट। अब ये ड्यू पॉइंट क्या होता है? ड्यू पॉइंट होता है जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो आपका मैंने इसको क्या कह दिया, ये आपका मेरा सरफेस है, ठीक है। अब ये सरफेस है मेरा, इस सरफेस पर अगर मैं आपका बात करता हूं तो जैसे अगर यहां से आपका एयर गई, एयर आपका राइज होती हुई जा रही है, ये एयर आपका राइज होती हुई जा रही है। अब ये एयर एक पॉइंट तक ही आपका राइज कर सकती है, इसके ऊपर यहां पर आपका कहीं पर ठंडी हवा प्रेजेंट होगी
जो ठंडी हवा एटमॉस्फेयर में है वो धीरे धीरे कर आपका नीचे की तरफ आएगी। अब अगर ये ठंडी हवा नीचे की तरफ आ गई, इसका मतलब ये है कि ये आपका जहां तक जा सकती थी मैक्सिमम वहां तक पहुंच चुकी है, इसके ऊपर एयर राइज नहीं करेगी। इसी फाइनल पॉइंट को आपका ड्यू पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इसी फाइनल पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है? ड्यू पॉइंट के नाम से आपका जाना जाता है। क्लियर है इतनी बात? अगर तुम्हें ये ड्यू पॉइंट समझ में आ गया है, एडिशनल मॉइस्चर वाली बात समझ में आ गई है, तो मैं और आगे बढ़ता हूं। अब सुनो, अब दो शब्द आपका आते हैं। एक शब्द आता है आपके पास इवेपोरेशन और एक शब्द आता है आपके पास कंडेंसेशन। अब ये दो अलग अलग शब्द हैं, लोग इसे एक ही में आपका जो है जोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि भैया हमको आपका पढ़ाना नहीं है, क्योंकि हम आपका जो है बेसिकली ये नहीं कहते कि मतलब चल रही है जिंदगी आपका जो है ठीक ठाक। तो भैया इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दो अलग अलग शब्द हैं, इनको थोड़ा सा आपका जो है डिफरेंस में रखना, ठीक है। अब देखो, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखना, मैंने सबसे पहले आपका जो बात की है वो करता हूं इवेपोरेशन की, और आपका सुनो, अब जैसे इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन आपका मैं क्या कह रहा हूं, कोई भी ऐसा प्रोसेस, इवेपोरेशन को समझ लो, कोई भी ऐसा प्रोसेस, कैसा प्रोसेस, जहां पर जो मेरा वाटर प्रेजेंट है, जो भी मेरा वाटर प्रेजेंट है, ये ट्रांसफर हो रहा है। कहां पर ट्रांसफर हो रहा है? पहले तो आपका लिक्विड स्टेज में था और लिक्विड से अब ये आपका चला गया गैसियस स्टेट में। दोबारा बोल रहा हूं, ऐसा प्रोसेस जहां पर मेरा वाटर ट्रांसफर हो रहा है लिक्विड से आपका गैसियस स्टेट में, इसी प्रोसेस को अपन इवेपोरेशन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? इवेपोरेशन के नाम से जानते हैं। अगर तुमसे कल को कोई पूछे कि व्हाट इज इवेपोरेशन, सो द इवेपोरेशन इज द पॉइंट वेयर माई वाटर इज गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम लिक्विड टू गैस। तो लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाने का जो प्रोसेस है वो कैसा प्रोसेस है? इवेपोरेशन कहते हैं। अब एग्जांपल के तौर पर जैसे वाटर वेपर आपका कुछ ऐड किए मैंने एटमॉस्फेयर के अंदर इवेपोरेशन के फॉर्म में, तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि इवेपोरेशन को आपका क्या करेंगे, जो कि इवेपोरेशन को आपका जो है बेसिकली कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा ये कह लो कि आपका इफेक्ट करेंगे। तो उसमें अब ऐसे पॉइंट जो कि इवेपोरेशन को आपका इफेक्ट करते हैं, मैं लिख रहा हूं यहां पर, ठीक है। इवेपोरेशन को आपका इफेक्ट करने वाले कुछ आपका क्या है, कुछ आपके मतलब सर्टेन फैक्टर्स, ठीक है, सर्टेन फैक्टर्स। उन सर्टेन फैक्टर में सबसे पहला जो आपका फैक्टर आता है, सबसे पहला जो आपका फैक्टर आता है, इसी फैक्टर को हमने क्या कह दिया? इसी फैक्टर को हमने टेम्परेचर कह दिया। अब तुमसे अगर कोई पूछे कि टेम्परेचर कैसे आपका इफेक्ट करता है, किसको इफेक्ट करता है, टेम्परेचर किस तरीके से इफेक्ट करता है आपका इवेपोरेशन को, तो टेम्परेचर जहां जहां पर आपका ज्यादा होगा, जहां पर आपका मोर द टेम्परेचर, वहां पर जो वाटर वेपर है एयर के अंदर वो ज्यादा होंगे। अब जैसे कैसे, ये बात कैसे समझ में आई सर? जैसे एग्जांपल के तौर पर ये मेरा आपका इक्वेटर है, ठीक है, ये 0 डिग्री आपका इक्वेटर है। अगर यहां पर आपका मैं देखूं तो जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर सबसे मैक्सिमम आपका दिखाई देता है। तो अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि अगर टेम्परेचर है यहां पर आपका पानी ज्यादा होगा, अगर यहां पर गर्म हवा है, गर्म हवा ज्यादा राइज होगी, और गर्म हवा ज्यादा राइज होगी तो बारिश ज्यादा होगी। अगर बारिश ज्यादा हो रही है तो इसका मतलब है कि यहां पर जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है, जो वाटर वेपर आपका प्रेजेंट मिलेंगे एयर के अंदर, वो कंपैरेटिवली ज्यादा होंगे, बिल्कुल ज्यादा होंगे। अब सुनना, मोर वाटर वेपर इज प्रेजेंट नियर द इक्वेटर एंड वेरी लेस प्रेजेंट एट नियर दी पोल्स। इस बात को याद रखना कि अगर वो तुमसे पूछे कि मैक्सिमम वाटर वेपर्स आपका कहां पर दिखाई देंगे, तो याद रखना मैक्सिमम वाटर वेपर जो आपका दिखाई देते हैं, मैक्सिमम वाटर वेपर आपका दिखाई देते हैं इक्वेटर के आसपास, और जो मिनिमम दिखाई देंगे, जो मिनिमम आपका दिखाई देने वाले हैं वो कहां दिखाई देंगे? पोल्स के पास आपका दिखाई देंगे। तो अगर तुम्हें ये दो बातें आपका समझ में आ गई हैं तो एक बात और देख लो। अब वो ये कह रहा है कि मोर वाटर वेपर इज प्रेजेंट कहां पर? जो दिन का टाइम है, दिन के टाइम पर आपका बेसिकली क्या होगा? वाटर वेपर ज्यादा प्रेजेंट रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपका सूरज की किरणें आ रही हैं। अब सूरज की किरणें आएंगी तो आपका टेम्परेचर पर इंपैक्ट तो पड़ेगा ना, और रात के समय आपका ठंडा हो जाता है सब, तो ठंडा होने के बाद जो आपका टेम्परेचर में बदलाव आ रहे हैं उससे आपका क्या होगा? उससे इवेपोरेशन आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दूसरी बात, द टेम्परेचर एट विच water starts evaporating is called as latent heat of vaporization। इस शब्द को भी आपका याद रखना थोड़ा सा, है ना। कभी आपका जो है बेसिकली तुमसे पूछ ले गलती से एग्जाम में आपका लिखने लग जाओ कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अगर तुमसे कभी भी पूछा जाए कि क्या है, तो इसको सिंपल सी एक लाइन में आपका बताकर आना, सिंपल सी एक लाइन में आपका बताकर आना
कि ऐसा टेम्परेचर जहां पर जो मेरा पानी है वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाए। जिस पॉइंट पर मेरा पानी आपका इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है उसी पॉइंट को हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के नाम से जानते हैं। भैया मैं फिर से कह रहा हूं, इसमें कुछ चीजें ऐसी भी हैं, जैसे अब ये मैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बता रहा हूं, ये कंपटीशन वालों के लिए बड़ा ज्यादा काम आती है। बेटा तुम सबको 11th क्लास के हिसाब से ही पढ़ा रहा हूं मैं, बट तुम्हें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब तुम 11th के बाद भी आपका इन वीडियोस को कभी देखो तो तुमको वो सारी चीजें जो कहीं पर और पे परेशान करेंगी वो सारी चीजें इस सेशन के अंदर मिल जाए। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा है ड्राइनेस ऑफ द एयर। अब ये ड्राइनेस ऑफ द एयर को कैसे पहचानेंगे? पहला फैक्टर कौन सा हो गया? पहला फैक्टर टेंपरेचर हो गया। दूसरा फैक्टर कौन सा है? ड्राइनेस ऑफ द एयर। इन सारे फैक्टर को कॉपी के अंदर लिखते जाना, क्योंकि फिर ये पेपर में आपका आएंगे काम और फिर तुम रोगे पेपर में जाके हमें तो नहीं आता। तो ड्राइनेस ऑफ द एयर क्या है? ड्राई एयर हैज अ लार्जर कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब वाटर वेपर एज कंपैरेटिव टू वेट एयर। अगर कोई आपका हवा वेट है कंपैरेटिव में तो आपका बेसिकली उसके पास कम कैपेसिटी होगी, जबकि अगर कोई हवा ड्राई है तो वो आपका क्या करेगी? वाटर वेपर को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी। तीसरा आता है साइज ऑफ वाटर बॉडी। अगर तुम देखोगे तो जैसे अगर किसी भी चीज का, जैसे अगर लेक है तो लेक में वाटर वेपर की आपका जो कंडीशन होगी या इवेपोरेशन होगा वो कम होगा। अगर ओशियन की तरफ चले जाएं तो जितनी ज्यादा आपका वाटर बॉडी का साइज होगा, ओशियन का साइज होगा, फिर आपका सी का साइज होगा, तो उतना ही ज्यादा इवेपोरेशन क्या होगा? ज्यादा होगा कंपैरेटिवली। तीसरी बात समझ में आ गई? मूवमेंट ऑफ एयर। अब देखो अगर हवा ज्यादा चलेगी तो आपका इवेपोरेशन क्या हो पाएगा? ज्यादा हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हवा ऊपर लेकर जाएगी और फिर हवा आपका जो है गर्म हवा लेकर जाएगी तो इवेपोरेशन भी आपका होता जाएगा, और हवा कम हुई तो फिर आपका इवेपोरेशन उस लेवल पे नहीं जा पाएगा। और लास्ट में फाइनल आपका क्लाउड्स। अगर क्लाउड्स ज्यादा बनेंगे तो प्रेसिपिटेशन आपका ज्यादा होगा और उसी हिसाब से आपका जो है बेसिकली इवेपोरेशन भी होगा। ऐसे अगर देखोगे सो इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच वाटर इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट। ये मैंने तुमको बता दिया। इसका मेजर कॉज कौन है? हीट है। अगर हीट होगा तो आपका चेंज होती रहेंगी। टेम्परेचर एट विच द वाटर स्टार्ट इवेपोरेटिंग इज रेफर्ड टू एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये भी बता दिया और बाकी सारी चीजें भी आपका मैंने तुमको क्लियर कर दी हैं। अब आते हैं अपन आगे। अब जैसे अगर तुम और आगे बढ़ते हो, ठीक है, अगर तुम और आगे बढ़ते हो तो और आगे बढ़ते हुए तुमको आपका दो तीन चीजें आपका देखनी है। ठीक है, तुमको दो तीन चीजें देखनी है। जैसे सबसे पहले समझो मूवमेंट ऑफ एयर रिप्लेसेस द सैचुरेटेड लेयर विद द अनसैचुरेटेड लेयर। तो अब देखो होता क्या है, जैसे जैसे आपका एयर राइज करेगी तो एयर के राइज करने से आपका होगा क्या? एयर के राइज करने से जो आपका सैचुरेटेड लेयर है और अनसैचुरेटेड लेयर है वो दोनों एक दूसरे से इंटर एक्सचेंज हो जाएंगी। तो अगर मैं ये बात कहता हूं कि अगर जितना ज्यादा ग्रेटर द मूवमेंट ऑफ एयर, अगर हवा का आपका बेसिकली मूवमेंट ज्यादा है, दोबारा बोल रहा हूं, ग्रेटर द मूवमेंट ऑफ द एयर मोर द इवेपोरेशन इज। अब अगर यहां पर देखोगे तो इवेपोरेशन आपका कैसा हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। इस बात को आपका याद रखिएगा बेटा। ठीक है, दूसरी बात समझो, कंडेंसेशन किसके कारण होता है? कंडेंसेशन तभी होगा जब हीट का लॉस देखने को मिलेगा। मतलब अगर आपका बेसिकली हीट लॉस हो रहा है कहीं पर तो हीट लॉस के केस में आपका कंडेंसेशन तुमको देखने को मिल जाएगा। When moist air is cooled, अगर moist air है वो cool down हो रही है, it may reach a level when its capacity to hold vapor ceases। वेपर आपका जो है बेसिकली एक टाइम तक ही आपका हवा क्या कर सकती है? अपने पास होल्ड कर सकती है, उसके बाद वो आपका क्या हो जाती है? सीज हो जाती है कि भाई अब इससे ज्यादा मेरा आपका जो है क्या नहीं है, इससे ज्यादा मेरा आपका जो है कोई लेना देना नहीं है। एक्सेस वाटर वेपर कंडेंस इनटू लिक्विड फॉर्म। जो आपका एक्सेसिव वाटर होगा या फिर आपका एक्सेसिव वाटर प्रेजेंट होगा एयर के अंदर, वो क्या हो जाएंगे? वो कंडेंस हो जाएंगे। एंड इन फ्री एयर condensation result from cooling around very small particle term as hygroscopic condition nuclei। इस पॉइंट को भी आपका थोड़ा सा याद रखिएगा। अब आते हैं आगे। Particle of dust, smoke and salt from the ocean are particularly good nuclei because they absorb water। तो अब जैसे आपका तुम जाओगे तो तुमको ये देखने को मिलेगा जैसे जो भी आपका डस्ट है या फिर जो स्मोक है या जो आपका ओशियन में सॉल्ट प्रेजेंट होता है वो बेसिकली आपका एक गुड एग्जांपल है किसका? वाटर को एब्जॉर्ब करने का। एंड कंडेंसेशन ऑल्सो टेक प्लेस व्हेन द मॉइस्ट एयर come in the contact with some cold object and may it also take place when the temperature is close to the dew point। तो कंडेंसेशन कब कब हो सकता है? दो पॉइंट पर। एक तो जब आपका हवा कंडेंसेशन आपका जो है ड्यू पॉइंट पर पहुंच जाए, और दूसरा वो कब हो सकता है? जब कंडेंसेशन आपका जो है बेसिकली जो मॉइस्ट एयर होगी वहां की वो किसी कोल्डर ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट में आ जाती है। मतलब कोई कोल्ड ऑब्जेक्ट हो और मॉइस्ट एयर आपका इसके कॉन्टेक्ट में आ गई तो वहां पर कंडेंसेशन हो जाएगा। बिल्कुल एकदम आपका क्या हो जाएगी? बिल्कुल एकदम से आपका जो है पानी
बरसात होने लग जाएगी। और अगर वो तुमसे पूछे कि कहीं पर एक ड्यू पॉइंट है, मतलब उससे ऊपर हवा राइज नहीं कर सकती, तो उसके बाद भी आपका कंडेंसेशन हो जाएगा, बारिश हो जाएगी। कंडेंसेशन देयरफॉर डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ कूलिंग एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। तो एक्चुअली में याद रखना कि अगर तुमसे पेपर में कभी भी एमसीक्यू में पूछे या किसी और आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे कि कंडेंसेशन जो मोस्टली है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, तो एक तो वो आपका कूलिंग के ऊपर डिपेंड करता है और एक वो डिपेंड करता है आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी के ऊपर। इन दोनों चीजों के ऊपर आपका डिपेंड करेगा। कंडेंसेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वॉल्यूम ऑफ एयर, टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी। तो अगर तुमसे आपका कुछ फैक्टर्स पूछ ले कि कंडेंसेशन किस किस फैक्टर्स के ऊपर आपका डिपेंड करता है, तो एक तो वो करता है वॉल्यूम ऑफ एयर के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर करता है, प्रेशर के ऊपर करता है और ह्यूमिडिटी के ऊपर करता है। ये कुछ सर्टेन फैक्टर हैं जो कि आपका कंडेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होने वाले हैं। आई होप कि इतनी बात आपका समझ में आ गई है। अब सुनो कि कंडेंसेशन के आपका कुछ 3 पॉइंट है। अगर तुमसे पूछे कि कंडेंसेशन कहां कहां पर आपका हो रहा है, तो इन 3 पॉइंट को आपका याद रखिएगा। पहला पॉइंट देखो, अगर कभी भी टेम्परेचर आपका क्या हो जाए, अगर कभी भी टेम्परेचर आपका बेसिकली एयर का कम हो जाए, अगर कभी भी टेम्परेचर एयर का आपका कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि आपका बेसिकली उसका एक ड्यू पॉइंट होता है, उस ड्यू पॉइंट पर आपका जाकर यहां पर कहीं पर आपका मुझे क्या मिल जाएगी, कोल्ड एयर मिल जाएगी। अब ये कोल्ड एयर अगर मुझे मिल गई तो इसके बाद आपका क्या होने लग जाएगा, टेम्परेचर आपका गिर जाएगा। तो विद इट्स वॉल्यूम रिमेनिंग कांस्टेंट, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा आपका कहां पर आएगा, व्हेन बोथ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर रिड्यूस, अगर एक तरफ आपका टेम्परेचर भी रिड्यूस हो रहा है और जो वॉल्यूम है वो भी आपका रिड्यूस हो रहा है, अगर वॉल्यूम भी रिड्यूस हो गया, टेम्परेचर भी रिड्यूस हो गया, तो दोनों चीजें कम। और तीसरा पॉइंट आपका कहां पर होता है, व्हेन मॉइस्चर इज एडेड टू द एयर थ्रू इवेपोरेशन। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर मेरे पास एयर आपका ऑलरेडी प्रेजेंट थी, अब एयर के अंदर मैंने आपका क्या और डाल दिया, मैंने आपका एयर के अंदर और मॉइस्चर डाल दिया। अब वो मॉइस्चर डालने के बाद आपका क्या हो जाएगा, ज्यादा एयर के अंदर मॉइस्चर होगा तो वो होल्ड करने की कैपेसिटी कम। अब वो जितनी आपका उसके पास प्रेशर था, जितना आपका उसकी होल्ड करने की कैपेसिटी थी, वो उसने झेल ली। अब उसके बाद वो क्या कर देगा, कंडेंसेशन कर देगा। तो अगर तुम देखोगे तो ये 3 बहुत ही फेवरेबल कंडीशन है जिसके बाद कंडेंसेशन आपका हो सकता है एंड डिक्रीज इन द एयर टेम्परेचर। इस पॉइंट को आपका प्लीज याद रखिएगा और यहां से आपका तीनों पॉइंट लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं कंडेंसेशन के बाद क्या होता है। तो देखो कंडेंसेशन के बाद क्या हो सकता है, जो वाटर वेपर है, कहां पर, वाटर वेपर और द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर टेक्स वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म, ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग, क्लाउड। अब क्या क्या हो सकता है, या तो आपका बेसिकली ड्यू जम जाएगी, ड्यू नहीं जमी तो आपका फ्रॉस्ट हो जाएगा, उसके अलावा आपका जो है बेसिकली फॉग हो जाएगी, फॉग नहीं हुई तो आपका क्लाउड्स बन जाएंगे। सर हमारे लिए तो सब एक ही जैसे हैं, तुम्हारे लिए सब एक जैसे हैं, बट इसमें अंतर है, बहुत जमीन आसमान का अंतर है। ड्यू अलग होती है, फ्रॉस्ट अलग होता है, फॉग अलग होता है, क्लाउड अलग होता है, सब अलग अलग हैं। और ये फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, एक तो टेम्परेचर के हिसाब से, कहां पर कितना ज्यादा टेम्परेचर है और कहां पर कितना टेम्परेचर कम है, और दूसरा आपका उसकी लोकेशन के हिसाब से। इन चीजों के ऊपर आपका जो है क्या डिपेंड करेगा, ये कंडेंसेशन वाला प्रोसेस डिपेंड कर जाएगा। कंडेंसेशन टेक प्लेस व्हेन द ड्यू पॉइंट इज लोअर देन द फ्रीजिंग पॉइंट एज वेल एज हायर देन द फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये 2 पॉइंट आपका याद रखने हैं तुमको, इनको प्लीज आपका अपने नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सुनना, अब क्या हो रहा है, अब जैसे फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन पर आ गए हैं तो तुम्हें एक एक कर आपका मैं ड्यू वगैरह सब समझाऊंगा और उनके लिए क्या क्या फेवरेबल कंडीशन है, समझ रहे हो मेरी बात। इन फेवरेबल कंडीशंस को जरूर अपनी कॉपी में आपका लिखते जाना, ठीक है। पर पहले सुन लो, when the moisture is deposited in the form of water droplet on cooler surface of solid object rather than nuclei in the air above surface such as stone, grass, blades and plant leaf, it is known as dew। अब dew क्या होता है, dew जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं ये मान रहा हूं कि जो मॉइस्चर आपका प्रेजेंट था एयर के अंदर, वो आपका बेसिकली डिपॉजिट हो रहा है, उसकी वाटर ड्रॉपलेट्स बनकर आपका कहां पर डिपेंड हो गई, किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर आपका वो क्या हो जाए, किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर आपका आ जाए अदर देन द न्यूक्लियर। जैसे स्टोन के ऊपर गिर सकती हैं, ये जैसे ग्रास के ब्लेड्स हैं ऐसे करके इनके ऊपर गिर जाएं, या फिर आपका जो है कोई प्लांट की लीव्स होंगी उनके ऊपर गिर जाएं। तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हम ड्यू कहते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, दोबारा बोल रहा हूं, दोबारा बोल रहा हूं, दोबारा बोल रहा हूं, सुनना 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 सुनना। जब भी कभी मॉइस्चर आपका जा रहा है और मॉइस्चर आपका एयर के अंदर एक्सेसिव हो चुका है, तो
तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स आपका गिर रही हैं, जो वाटर ड्रॉपलेट्स आपका गिर रही हैं, जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स आपका नीचे गिरकर आई, वो किसी कूलर सरफेस पर आपका गिर जाए। कूलर सरफेस मतलब कौन सा हो सकता है? कूलर सरफेस आपके पास हो सकता है कोई भी आपका ब्लेड हो सकता है, ग्रास ब्लेड हो सकता है, या फिर स्टोन हो सकते हैं, या फिर प्लांट लीव्स हो सकते हैं। तो इस पॉइंट को अपन क्या कहेंगे? इस पॉइंट को अपन ड्यू कहेंगे। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई है? ड्यू तक की आपका कहानी समझ में आ गई है? बेटा अगर इतनी कहानी समझ में आ गई है तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दे रॉजर दैट, रॉजर दैट लिख दे, जल्दी से लिख दे, जल्दी से। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, अब ड्यू पॉइंट जो है ना, ये ड्यू पॉइंट मैं तुम्हें समझा चुका हूं, पर मैंने अभी तुमसे क्या बोला कि सबसे पहले आपका ड्यू समझ लेते हैं। देखो पहले ना बहुत ड्यू के बारे में आपका बेसिक बेसिक बातें मैं तुमको सारी समझा देता हूं जो तुम्हारे आपका काम की है। देखो सबसे पहली आपका जो कंडीशन है ड्यू के लिए जो चाहिए होती है वो ये होनी चाहिए कि जो अर्थ का सरफेस है, जो अर्थ का आपका सरफेस है वो कैसा होना चाहिए? वो आपका हीटेड होना चाहिए। इसका मतलब है कि अर्थ का सरफेस अगर गर्म होगा तो आपका क्या बनेगी? तो आपका बेसिकली ड्यू बन सकती है। बट ये कब होना चाहिए? ये तो आपका डे टाइम पर होना चाहिए। कब होना चाहिए? डे टाइम पर। तो सर रात का क्या प्रोग्राम है? अरे भाई, अरे वो प्रोग्राम, अरे वो वाला नहीं यार, तुम गलत ले जाते हो, खाने पीने की बात कर रहा हूं। ठीक है, रात के समय पर आपका क्या होना चाहिए? कूलिंग होनी चाहिए या कूल डाउन होना चाहिए। ठीक है, कूल डाउन होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपका ये होता है कि कूलिंग जो होती है बिकम सो मच दैट द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इवन फॉल्स डाउन बिलो द ड्यू पॉइंट। समझ रहे हो मेरी बात? अगर कूलिंग आपका देखोगे अर्थ की तो वो कभी कभी इतनी ज्यादा डिप कर जाएगी, इतनी ज्यादा कम हो जाएगी कि वो ड्यू पॉइंट से आपका बेसिकली कम हो जाती है। और तीसरी चीज आपका जो ये आ जाती है वो ये आ जाती है कि वाटर वेपर आपके जो प्रेजेंट होंगे, वाटर वेपर आपका जो प्रेजेंट होंगे आपके कहां पर? एयर के अंदर। वाटर वेपर जो आपका प्रेजेंट होंगे एयर के अंदर, वो क्या करेंगे? वो कंडेंस करेंगे किसकी फॉर्म में? ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में कंडेंस करेंगे? ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। ऐसे छोटे छोटे आपका ड्रॉपलेट्स तुमको दिखाई देंगे। जैसे तुमने कभी कभी देखा होगा कि सुबह सुबह गांव में जब तुम जाते हो तो जो सड़क के किनारे आपका ऐसे लीव्स होते हैं उन पर आपका ड्रॉपलेट्स पड़े हुए होते हैं, वही ड्यू है। अब इसके लिए फेवरेबल कंडीशन आपका क्या क्या होती हैं सुन लो, बहुत ध्यान से सुन लो। फेवरेबल कंडीशन सुनो। सबसे पहले तो जो रातें हैं, जो आपका हमारे पास नाइट है, वो लॉन्ग नाइट्स होनी चाहिए। और लॉन्ग नाइट में आपका क्या होना चाहिए? जो टेम्परेचर होना चाहिए अर्थ सरफेस का वो बहुत ज्यादा डाउन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन आपका ये होनी चाहिए कि जो हमारे दिन होने चाहिए वो वार्म होने चाहिए। दिन हमारे कैसे होने चाहिए? वार्म होने चाहिए। अगर दिन वार्म है और रात आपकी जो है बेसिकली क्या है? ठंडी है। ठंडी है, वार्म है दिन और रात आपका कैसी है? रात आपकी जो है बेसिकली ठंडी है। तो तीसरी चीज, रात के समय पर हल्के फुल्के आपका क्लाउड्स भी आपका बनने चाहिए। और जो एयर है वो बहुत ज्यादा तेज ना चले, वो काम एयर होनी चाहिए। कैसी एयर होनी चाहिए? काम एयर होनी चाहिए। चौथी बात ये हो गई। अब पांचवी बार क्या होनी चाहिए? पांचवी बात ये होनी चाहिए कि जो आपका एटमॉस्फेयर है उस एटमॉस्फेयर के अंदर रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होनी चाहिए। अब अगर ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपका क्या हो गई? ज्यादा हो गई, तो बेसिकली आपका जो ड्यू होगी वो ड्यू कैसी होगी? वो ड्यू आपका ज्यादा होगी। मैं दोबारा से आपका रिपीट कर रहा हूं। अगर अर्थ सरफेस आपका बेसिकली हीटेड है दिन के टाइम पर और रात के समय पर वो कूल डाउन है, उसका जो ड्यू पॉइंट है वो बहुत ज्यादा डिप कर जाए, वाटर वेपर एयर के अंदर आपका बेसिकली कंडेंस होकर वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में नीचे आ जाए, क्या क्या फेवरेबल कंडीशन है? लॉन्ग नाइट होनी चाहिए। लॉन्ग नाइट के अलावा आपका वार्म डेज होने चाहिए, क्लाउड्स आपका बनने चाहिए, क्लाइमेट आपका होना चाहिए और रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपका कैसी होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। अगर ये सारी फेवरेबल कंडीशन तुमको मिल रही हैं, काम एयर, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट्स, क्लियर स्काई, तो आप ये मान के चलना कि आपको सुबह सुबह आपका ड्यू देखने को मिल जाएगी। क्या ड्यू की कंडीशन क्लियर हो गई है? अगर ड्यू की कंडीशन क्लियर हो गई है तो अब जरा फ्रॉस्ट की तरफ चलते हैं। अब जरा कहां की तरफ चलते हैं? अब फ्रॉस्ट की तरफ चलते हैं। फ्रॉस्ट देखो, फ्रॉस्ट के लिए आपका कंडीशन तुम देखो। सबसे पहले अगर मैं तुमसे यह बोलूं कि किसी भी चीज का आपका ड्यू पॉइंट है, किसी भी चीज का आपका ड्यू पॉइंट है। अब ड्यू पॉइंट क्या है? जिससे ऊपर आपका सर्टेन कोई भी चीज आपका नहीं जा सकती। अब ड्यू पॉइंट आपका अगर गिर जाए नीचे आपका गिरने लग जाए, किससे? फ्रीजिंग पॉइंट से भी आपका कम हो जाए, फ्रीजिंग पॉइंट से भी आपका कम हो जाए। अगर ड्यू पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट से आपका कम हो गया
तो जो वाटर वेपर्स हैं, वाटर वेपर आपका एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होंगे, जो वाटर वेपर आपका एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होंगे वो डिपॉजिट हो जाएंगे किसके फॉर्म में, वो ऐसे आपका हल्के हल्के स्नो की फॉर्म में, स्नो नहीं होगी प्रॉपर वो, बट ऐसे आपका ड्रॉपलेट्स, ऐसे ड्रॉपलेट्स आपका बन जाएंगे, जैसे जो आपका हमारे जो बूंदे हैं ना पानी की वो एक साथ आपका जुड़ जाएंगी। तो आइस क्रिस्टल जैसे होते हैं ना, जैसे आइस की आपका तुम क्रिस्टल देखते हो, छोटे छोटे पार्टिकल्स आपका देखते हो, वो आइस क्रिस्टल के फॉर्मेशन में आपका क्या हो जाएगी, वाटर वेपर जमा हो जाएंगे। अब जब वाटर वेपर आइस क्रिस्टल के फॉर्मेशन में आपका जमा हो गए तो क्या होगा, कैसे होगा, जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ एयर जो होगा वो क्या होगा, नीचे गिरने लग जाएगा, और जो वाटर वेपर हैं, जो वाटर वेपर हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे धीरे से, वो कन्वर्ट हो जाएंगे धीरे से आइस की फॉर्म में। आइस कैसी फॉर्म में होगी, आइस होगी सॉलिड की फॉर्म में। तो इसका मतलब है अगर टेम्परेचर डाउन जाएगा तो वाटर वेपर कंडेंस कर रहे हैं सॉलिड फॉर्म में, अगर वो सॉलिड फॉर्म की जगह लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते तो फिर हमको आपका क्या ना देखने को मिलती, तो हमको आपका ये देखने को ना मिलती, बट वो कन्वर्ट किस में हो गया, वो लिक्विड फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो चुके हैं। और जैसे ही ये कंडीशन, मतलब जैसे ये कंडीशन आई कि ये लिक्विड फॉर्म में नहीं गए, ये सॉलिड में आपका चले गए, अब इसी प्रोसेस को हमने क्या कह दिया, इसी प्रोसेस को हमने सब्लिमेशन कह दिया है। तुमसे कल को पूछे कि व्हाट इज सब्लिमेशन, तो सब्लिमेशन क्या होता है, जब वाटर वेपर लिक्विड में कन्वर्ट ना होकर डायरेक्टली आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट ना होकर डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, तो उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहा जाता है। और जब सब्लिमेशन भी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आइस क्रिस्टल की फॉर्म में आपका देखने को मिलते हैं, तो वही आइस क्रिस्टल आपका क्या बन जाते हैं, इसी को हम आपका फ्रॉस्ट कह देते हैं। इसी को हम क्या कह देते हैं, इसी को हम आपका फ्रॉस्ट कह देते हैं। फ्रॉस्ट के लिए अब इसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, बहुत ध्यान से सुनो। कंडीशन आपका सबसे पहले तो जो रातें हैं वो बहुत आपका ज्यादा लंबी होनी चाहिए। रातें कैसी होनी चाहिए, रातें लॉन्ग नाइट्स होनी चाहिए, मोर लॉन्गर नाइट्स। जैसे अगर तुम देखोगे तो विंटर्स के टाइम पे जो हमारी रातें होती हैं वो कंपैरेटिवली आपका क्या होती हैं, लंबी होती हैं। और उसके अलावा कभी कभी जब जैसे विंटर्स में क्लियर स्काई देखने को मिले, बहुत ज्यादा हवा आपका उल्टी सीधी ना चले, काम एयर हो, दिन में आपका गर्मी हो, वार्म डेज हो, और जो ड्यू पॉइंट है वो आपका फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे चला जाए। दोबारा बोल रहा हूं, क्लियर स्काई होना चाहिए, काम एयर होनी चाहिए, उसके अलावा जो रातें हैं वो लंबी हो जाएं, वार्म डेज हो, उसके अलावा आपका ड्यू पॉइंट नीचे गिर जाए। तो अगर तुम्हारे पास ये सारे फॉर्मेशन तुमको देखने को मिलते हैं तो ईमानदारी की बात यही आपका फ्रॉस्ट है। ये दोनों कंडीशन आई होप कि तुमको समझ में आ गई होंगी। तुम्हें यह भी समझ में आ गया होगा कि सब्लिमेशन क्या होता है। क्लियर है सर इतनी बात? अगर यह भी समझ में आ गया है तो अब हम दो पॉइंट को समझेंगे, एक समझेंगे आपका फॉग और एक समझेंगे आपका मिस्ट। अब जरा बहुत प्यार से आपका फॉग और मिस्ट समझ लो। वैसे तो देखो, मतलब एक तो आपका जैसे तुम जाते हो तो तुम एक को कहते हो कोहरा। जो कोहरा होता है ना आपका बेसिकली नॉर्थ इंडिया में जब तुम जाओगे तो सुबह सुबह रनिंग करने वगैरह जो जाते हैं वो कोहरा होता है। ये प्लेन्स में आपका देखने को मिलता है, प्लेन मतलब मैदानी क्षेत्रों में, ठीक है। और जो आपका मिस्ट रहेगी, मिस्ट हमेशा तुमको आपका दिखाई कहां पर देगी, मिस्ट आपका तुमको दिखाई देगी मोस्टली पहाड़ी क्षेत्रों में। ये प्लेन्स में आपका कम दिखाई देती है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में तुमको मिस्ट दिखाई देगी और जो प्लेन्स में आपका दिखाई देगा वो कोहरा दिखाई देगा। अब सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, क्या होता है जैसे एग्जांपल के तौर पर जब टेम्परेचर आपका गिरने लग जाए, जब टेम्परेचर आपका गिरने लग जाए और टेम्परेचर आपका बेसिकली धीरे धीरे कर आपका नीचे की तरफ आ जाए, तो जो लार्ज नंबर ऑफ वाटर वेपर्स हैं वो आपका क्या करेंगे, वो सडनली आपका कंडेंसेशन की फॉर्म में आ जाएंगे। और जब ये कंडेंसेशन की फॉर्म में आएंगे तो जो वाटर वेपर्स हैं, ये वाटर वेपर आपका जो है बेसिकली गिरेंगे और इसी को, ये वाटर वेपर आपका क्या हो जाएंगे, ये ऐसे प्रेजेंट होंगे जैसे कि बिल्कुल आपका बिल्कुल जमीन से टिके हुए हैं। अब ये जो वाटर वेपर तुम देख रहे हो ये ऐसे करके ये वाटर वेपर जब आ जाएंगे तो इनसे जो धुंध उठेगी इसी को क्या कहेंगे, इसी को कह देंगे हम आपका बेसिकली फॉग। अब मिस्ट क्या होता है, जैसे तुमने देखा होगा कभी कभी ऐसा आपका तुम देखोगे ना, कभी कभी जैसे तुम देख लो एग्जांपल के तौर पर कि पहाड़ी इलाकों में गए तुम और पहाड़ों में जब आपका ये धुंध ऊपर उठ रही होती है तो बेसिकली जितने भी आपका ये जो तुम्हें दिखाई दे रहे होते हैं, ये वाले जो आपका पार्ट दिखाई दे रहे होते हैं ये ढक जाते हैं और इसी को अपन क्या कह देते हैं, इसी को अपन फॉग के नाम से जानते हैं। देखो सुनो मेरी बात, अगर तुम फॉग के बारे में जानोगे तो फॉग एक्चुअली में अगर तुम देखते हो, तो फॉग के पास जो लेयर होती है मॉइस्चर की वो बहुत पतली होती है, ठीक है। जबकि मिस्ट की आपका लेयर ऑफ मॉइस्चर देखोगे तो वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी आपका जो है बेसिकली ज्यादा मोटी होगी।
अगर तुम देखोगे तो मैं आपका फॉग की बात करूं तो ये प्लेन्स में देखने को मिलता है, ये मैं बता चुका हूं, और अगर तुम मिस्ट की तरफ जाओगे तो वो माउंटेन्स में दिखाई देंगे। ठीक है, अब सुनो, अब एक जो मजेदार बात आपका जो तुमको बताने जा रहा हूं मैं, जैसे कभी कभी क्या होता है, तुमने आपका देखा होगा एकदम से है ना, लाल आलू काला आलू और दोनों मिलाकर कचालू। ठीक है, तो ऐसा आपका जब ये कॉम्बिनेशन मिलता है तो ऐसे ही बेसिकली आपका, जैसे दिवाली के बाद तुमने देखा होगा बहुत सारी धुंध हो रही होती है, और तुम रोज खबरें सुनते हो कि दिल्ली में आपका सांस लेने में हुई दिक्कत, एक शहर में आपका वातावरण हुआ खराब। आइए जानिए केजरीवाल ने कैसे किया आपका इसका समाधान। तो ऐसी जब सारी बातें चल रही होती है तो उस सारी बातों का मतलब होता है कि वो ये कहना चाहते हैं कि भाई जो ग्राउंड क्लैरिटी है वो बिल्कुल आपका कैसी हो गई है, वो एकदम आपका जीरो के करीब आ गई है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर तुम कभी देखोगे तो जो तुम्हारी आपका स्मोक है, क्या है, जो तुम्हारी आपका स्मोक है, स्मोक, समझ रहे हो मेरी बात, जो तुम्हारी स्मोक है, स्मोक जब तुम आपका देखते हो तो स्मोक किसको कहते हो, तो बेसिकली आपका क्या होता है, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो अर्बन एरियाज में आपका जो है क्या होगा, जैसे जब फॉग और मिस्ट आपका दोनों मिल जाएंगे, जब फॉग और मिक्स्ड का आपका जो है मिलना देखा जाएगा तो उसी से क्या बन जाती है, उसी से तुम्हारी आपका स्मोक बनकर आती है। दोबारा बोल रहा हूं, जब फॉग और स्मोक दोनों आपका मिल जाएंगे तो उसी से क्या बनेगा, उसी से आपका स्मोक बनेगा। दोबारा बोल रहा हूं, जब फॉग और आपका स्मोक दोनों मिल जाएंगे तो उसी से क्या बनेगा, स्मोक बनेगा। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द मिस्ट एंड फॉग इज दैट मिस्ट कंटेन मोर मॉइस्चर देन द फॉग। इस बात को आपका याद रखिएगा। अब दूसरी बात आते हैं फॉग और मिस्ट की और चीजों पर, जैसे अर्बन न्यूक्लियाई की तरफ आप जाओगे तो मिस्ट आपका जो है बेसिकली तुम्हें माउंटेन्स में आपका ज्यादा दिखाई देगी, ये बात तो आपका तुम्हें मैं बता ही चुका हूं डिफरेंस के अंदर, है ना। और एक और चीज याद रखिएगा, जो वार्म एयर है ना, जब वो वार्म एयर आपका राइज कर रही होती है, धीरे धीरे कर आपका राइज करती हुई दिखाई देगी, तो उसी राइजिंग की वजह से आपका क्या होगा, जो कोल्ड सरफेस है वो आपका धीरे धीरे कर आपका उसी इलाके में तुम्हें ऐसी मिस्ट आपका देखने को मिल जाएगी। और अगर एक और बात बताऊं, जैसे कभी कोई तुमसे पूछे कि फॉग क्या है, तो फॉग को मिनी क्लाउड्स के नाम से भी आपका जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, मिनी क्लाउड्स के नाम से भी आपका जाना जाता है, जहां पर कंडेंसेशन होगा बहुत ज्यादा, मतलब आपका ड्रॉपलेट्स गिरती जाएंगी और फिर उसके अलावा ये क्या करती हैं, डस्ट, स्मोक और जो सॉल्ट पार्टिकल वगैरह है वो सारे आपका इसमें दिखाई देंगे। यहां पर फॉग और मिस्ट का एक आपका क्या दे रखा है, यहां पर फॉग और मिस्ट का एक आपका डिफरेंस दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं, प्लीज इसको पढ़कर जाइएगा पेपर के अंदर, क्योंकि फिर पेपर में क्या होता है, आइला मैंने तो ये देखा ही नहीं, पहली बार दिखाई दे रहा है। अरे पहली बार इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि तुम्हारे आपका स्कूल मास्टर ने नहीं करवाया, पर फिर पेपर में दे देता है वो, क्यों, क्योंकि वो पेपर बनाते हैं कहां से, ऑनलाइन बा, कहीं से भी आपका क्वेश्चन उठा के डाल दिया। अब बच्चा बेहोश का है भैया, काहे बेहोश हो जाता है बच्चा, इसलिए बेहोश हो जाता है, ये क्या देख लिया, पहली बार देखा है। अब पहली बार देखने के बाद आपका जो है बेहोशी ही छाता है। ठीक है, अब देखो, अब यहां तक तो जो अभी बात हो रही थी वो किसकी बात हो रही थी, मिस्ट की बात अपन ने कर ली, मिस्ट के बाद अपन ने आपका स्मोक की बात कर ली, स्मोक के अलावा आपका डस्ट पार्टिकल की बात हो गई है, डस्ट पार्टिकल के अलावा और किस चीज की बात हो चुकी है, डस्ट पार्टिकल के अलावा और जो बात हो चुकी है वो स्मोक की भी बात हो गई, और फिर उसके अलावा ड्यू की बात हो गई है। ये सारी बातें हम करके आ चुके हैं। ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट चीज पर चल रहे हैं वो हम कहां पर चल रहे हैं, वो हम चल रहे हैं आपका क्लाउड्स की तरफ। अब तुम सुनना बहुत ध्यान से, देखो क्लाउड्स क्या होता है। जैसे क्लाउड्स की अगर मैं बात करूं, सो क्लाउड इज नथिंग बट इट इज अ टाइनी मिक्सचर। ठीक है, क्लाउड इज नथिंग बट इट इज अ टाइनी मिक्सचर। अब तुम कहोगे टाइनी मिक्सचर तो पॉसिबल ही नहीं है, क्लाउड्स ऐसे थोड़ी बन जाते हैं। तो मैं ये कह दूंगा तुमसे कि तुम इसमें कुछ मत रखो, जहां पर तुम्हें वाटर ड्रॉपलेट्स आपका दिखाई देंगी, जहां पर तुम्हें वाटर ड्रॉपलेट्स आपका दिखाई देंगी उस जगह आइस आपका क्या, तो अगर जैसे कम हो गया टेम्परेचर तो आइस का फॉर्मेशन भी हो सकता है। एज द क्लाउड आर फॉर्म्ड एट सम हाइट ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ दे टेक वेरियस शेप। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो मैं एक हाइट पर आपका जाकर देख रहा हूं, कभी कभी तुमने रील्स भी देखी होंगी, तो जैसे रील्स के अंदर तुम्हें ऐसा दिखाई देता होगा कि कभी बादल की जो शेप हो जाती है वो कॉलीफ्लावर शेप की आपका दिखाई देती है, मतलब गोभी के फूल की तरह, समझ रहे हो मेरी बात, कभी ऐसा दिखाई देता। देखो ये बेटा चेहरे की मुस्कान कहीं और, अपने लिए बादल इंपॉर्टेंट है। इधर देख, इधर ये जो तू रील देख रहा ना बेटा अभी बैठ के आपका जो है, इधर आओ, इधर देखा दाखी इधर उधर लगी पड़ी है, पढ़ाई नहीं करूंगा मास्टर, चुपचाप पढ़ लो, वरना आपका जो पाइन है तुम्हारी खोपड़िया में मार देंगे, और ये लगता बहुत तेज है, समझ रहे हो। इधर आओ, देखो
तो अभी क्या होता है, ऐसा आपका कॉलीफ्लावर या फिर आपका जो है बेसिकली और अलग अलग शेप के आपका तुम्हें क्या दिखाई देते हैं, क्लाउड्स दिखाई देते हैं। तो बादल बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो एज द क्लाउड्स आर फॉर्म्ड एट सम हाइट ओवर द सरफेस, और अर्थ से आपका कुछ हाइट पर जाते हैं तो उनकी अलग अलग शेप आ जाती है। तो अगर तुम देखोगे तो हाइट के हिसाब से उनकी अलग अलग शेप आएगी। और वो क्यों डिपेंड करेंगे, वो एक्सपेंशन की वजह से, डेंसिटी की वजह से, ट्रांसपेरेंसी, ये बहुत सारी चीजें होंगी। कितने ट्रांसपेरेंट है, क्या उनके आर पार दिखाई दे रहा है, कितनी डेंसिटी है, कितने आपका घने हैं, उसके बाद ओपेकनेस कैसी है उनकी, है ना। तो इनके बेसिस पर हमने टोटल 4 पार्ट में क्लाउड्स को डिवाइड किया हुआ है। कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, 4 पार्ट में। अगर तुम देखोगे तो पहला जो पार्ट है उसको अपन कहते हैं सर्रस क्लाउड्स। कौन से क्लाउड कहते हैं, सर्रस क्लाउड। दूसरे आते हैं क्यूमुलस क्लाउड्स। कौन से आते हैं, क्यूमुलस क्लाउड्स। इसके बाद आते हैं स्ट्रेटस क्लाउड्स। कौन से क्लाउड्स आते हैं, स्ट्रेटस क्लाउड्स। फिर आते हैं निम्बस क्लाउड्स। क्लियर है इतनी बात। अब सुनना, अभी देखो ये तो मैंने आपका जो बेसिकली तुमको अलग अलग जगह से, जैसे हाइट के हिसाब से, हाइट जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे तो उसमें एक्सपेंशन, डेंसिटी। पर कंपटीशन वाले जो बच्चे हैं, शायद एक क्वेश्चन के लिए तुम इतना जोर नहीं भी लगाओगे, बट मैं ये कहता हूं कि इसको अभी बहुत डिटेल में पढ़ा जा सकता है। कैसे बेटा, इसमें आपका बहुत अलग अलग नाम है। जो हमारा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, समझ रहे हो मेरी बात, उसने क्या किया है, इनकी कैटेगरीज को और फर्दर डिवाइड किया हुआ है। तो उसके नाम अगर मैं तुम्हें आपका पढ़ाना शुरू करूं तो इसको बहुत डिटेल में मैं पढ़ा सकता हूं कंपटीशन के बेसिस पर, बट अभी क्योंकि 11th क्लास के बेसिस पर है तो तुम इतना ही समझो, ठीक है। तो अब देखो जरा ध्यान से, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर तुमसे बात करूं, बहुत ध्यान से सुनना। अब मैं एक एक चीज आपका जो है बिल्कुल तुम्हें क्लियर करता हुआ चल रहा हूं। देखो, सबसे पहले अगर ये मेरा आपका ग्राउंड है और ग्राउंड से मैं 2 किलोमीटर आपका ऊपर की तरफ आ गया, कितने किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2। तो 2 किलोमीटर ऊपर आपका जो है बेसिकली लेयर के फॉर्मेशन में आपका जो क्लाउड्स बनेंगे उनको अपन स्ट्रेटस क्लाउड्स के नाम से जानते हैं। और ऊपर जाओगे 4 से 8 किलोमीटर के करीब पर, तो वहां पर तुमको क्यूमुलस क्लाउड्स देंगे। क्यूमुलस कैसे होते हैं पता है, ऐसे गुच्छे की तरह, गुच्छा जैसे रुई का गुच्छा या कॉलीफ्लावर दिखाई देता है हमको, वैसा। और ऊपर चले जाओगे तो ऐसे आपका लेयर्स के फॉर्मेशन में आपका 8 से 12 किलोमीटर, तो उसको क्या कहते हैं, 8 से 12 की तरफ जो बनते हैं उनको सर्रस क्लाउड्स के नाम से जानते हैं। बहुत बढ़िया। अब सुनो, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, एक एक बात तुम्हारे काम की है। सबसे पहले अपन आपका सर्रस क्लाउड्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सर्रस क्लाउड्स की बात करते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, जैसे ये सर्रस क्लाउड्स हैं, ठीक है। अब तुम पहला क्वेश्चन तुम्हारा ये पूछेगा कि सर्रस क्लाउड्स के बारे में आपका डिफाइन कर दो। तो सर्रस कुछ ऐसे दिखाई देते हैं तुमको, ऐसे ऐसे, जैसे मतलब आपका जो है बेसिकली तुम देखोगे तो क्लियर स्काई बनता है, ब्लू ब्लू स्काई दिखाई देता है, और उसमें व्हाइट कलर के आपका ऐसे पैचेस दिखाई देंगे, ठीक है। ये कहां पर बनेंगे, 8 से 12 किलोमीटर ऊपर आपका देखोगे तो तुमको बनते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। और ये मतलब आपका जो है बेसिकली क्या हो जाते हैं, ये बिल्कुल आपका जो है बेसिकली डिटैच रहेंगे, और इनकी अपीयरेंस फेदरी कलर की होगी। फेदरी समझते हो, फेदरी मतलब आपका जो है जैसे रुई है ना, ऐसे। और कैसे शेप के, कैसे कलर के होते हैं, व्हाइट इन कलर। कैसे कलर के होते हैं, व्हाइट इन कलर, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब ये ऑलवेज व्हाइट होंगे, ऑलवेज व्हाइट होंगे। क्लियर है इतनी बात। फेदरी अपीयरेंस हो गई, बिल्कुल हो गई, क्लियर है इतनी चीजें। अब आते हैं क्यूमुलस क्लाउड्स की तरफ। अब क्यूमुलस क्लाउड्स कैसे दिखाई देंगे, क्यूमुलस क्लाउड्स ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कॉटन वुल की तरह आपका दिखाई देंगे। कॉटन वुल कैसे, जैसे एग्जांपल के तौर पर ये आपका हमारे पहाड़ है, और ऊपर पूरे आपका स्काई के अंदर कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा, एक बादल दिखेगा एकदम रुई के गुच्छे की तरह। इसी को अपन क्यूमुलस के नाम से जानते हैं। अगर देखोगे तो 4 से 7 किलोमीटर ऊपर की तरफ आपका ये दिखाई देगा, और ये पैचेस में आपका बटे होते हैं। पैचेस क्यों कह रहे हैं इनको, पैचेस क्यों कह रहे हैं, पैचेस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक जगह मिलेगा, दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह स्कैटर्ड है, ठीक है। और एक और चीज याद रखना, जो इनका बेस है, ये बेस, ये एकदम फ्लैट बेस देखने को मिलेगा। क्या क्या बातें बोली, एक तो फ्लैट बेस देखने को मिलेगा, पैचेस में देखने को मिलेंगे। पैचेस के अलावा कैसे देखने को मिलेंगे, कॉटन वुल शेप के 4 से 7 किलोमीटर में आपका देखने को मिलेंगे। ये सारी बातें आपका अपने को क्या हो गई, क्लियर हो गई। अब आते हैं स्ट्रेटस क्लाउड्स की तरफ। अब सुनो, जैसे इनका नाम है, मैंने तुमको क्या बोला है, स्ट्रेटा का मतलब हमेशा जहां पे भी स्ट्रेटा शब्द लिखा हुआ मिले, इसका मतलब होता है लेयर। तो जब भी कभी लेयर्स के फॉर्मेशन में ऐसे, जैसे आपका बेसिकली क्या है, एक लेयर आपका ये बन गई, एक लेयर ये बन गई, एक लेयर ये बन गई, ऐसे लेयर के फॉर्मेशन में जो मैक्सिमम आपका स्काई है, ऐसा नहीं होगा कि स्काई में कुछ ही जगह दिखाई देंगे, ये लगभग स्काई का मैक्सिमम एरिया कवर करते हैं शिव। उसके अलावा अगर तुम देखोगे तो जब भी कभी आपका क्लियर स्काई जैसी कंडीशन होंगी तो ये बिल्कुल जमीन के आपका आसपास दिखाई देंगे। इसका मतलब है कि ये बहुत ही लो हाइट पर बनने वाले क्लाउड्स हैं। दूसरी बात,
कहां पर बटेंगे? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे पूरे आपका क्लाउड्स के अंदर, इक्वली पूरे आपका इलाके में। इसके अलावा जो इनका एयर मासेस है, एयर मासेस मतलब होता है जो अलग अलग आपका एयर मास डिफरेंट आपका बटा हुआ होगा, कि कहीं पर एयर मास अलग, कहीं पर एयर मास अलग, उसमें आपका टेम्परेचर में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्लियर हो गई इतनी बात? अब सुनो, अब जैसे एग्जांपल के तौर पर निम्बस क्लाउड्स की अपन बात करते हैं। निम्बस क्लाउड्स आपका जो है तुम्हें जब भी दिखाई देंगे तो निम्बस क्लाउड्स की पहली कंडीशन है कि वो डार्क ग्रे कलर के दिखाई देते हैं। कौन से कलर के दिखाई देंगे? डार्क ग्रे कलर के। दूसरी बात, निम्बस क्लाउड्स को अगर देखोगे तो ना तो ये बहुत ज्यादा हाइट पर बनते हुए दिखाई देंगे और ना ही बहुत ज्यादा आपका बेसिकली नीचे, मिडिल में बनते हैं ये क्लाउड्स, ठीक है। इसके अलावा बहुत ही ज्यादा आपका डेंस, ऐसे घने जैसे, जैसे बादल अभी बारिश करने को आपका आतुर है, डेंस दिखाई देंगे। उसके अलावा ओपेक है, ओपेक मतलब आपका जो है बेसिकली आर पार इसमें आपका दिखाई देता हुआ तुम्हें दिखाई देगा, ठीक है। और ऐसा लगेगा कि जैसे बेसिकली सूरज की किरणें फाड़कर, इसको बादल को फाड़कर आपका जमीन के नीचे आ रही हैं, ठीक है। इसके अलावा क्लाउड्स आर सो लो दैट दे सीम्स टू टच द ग्राउंड। अब बिल्कुल नीचे होते हैं तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा लगता है कभी कभार कि भैया ये आपका ग्राउंड पर ही आकर गिर जाएंगे थोड़ी देर में। कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 4 टाइप्स कैन गिव राइज टू फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्लाउड। अब देखो, अगर जैसे आपका बेसिकली मैं इनसे कॉम्बिनेशन क्रिएट करने शुरू करूं, तो जैसे हाई क्लाउड्स को आपका किस नाम से जान रहे थे? हाई क्लाउड्स को सिर्रस के नाम से जान रहे थे, बिल्कुल जान रहे थे। अब मैं अगर कंबाइंड कर दूं, जैसे अभी मैंने आपका क्या किया, जैसे मैंने लेयर फॉर्मेशन में आपका बात करी, तो मैं अगर क्या कह दूं, मैं अगर आपका किसी को मिला दूं, जैसे सिर्रो स्ट्रेटस एक क्लाउड बना सकते हैं, सिर्रो क्यूमुलस एक क्लाउड बना सकते हैं। ये आपका होगा हाई क्लाउड्स में, ये दो दिखाई देंगे, सिर्रो स्ट्रेटस और सिर्रो क्यूमुलस। मिडिल में आ जाओगे तो इनसे आपका बनेंगे ऑल्टो। देखो सुनो, याद कैसे रखना है, जो मिडिल क्लास वाली जनता है ना, मिडिल क्लास, अपन जो मिडिल क्लास के लोग हैं, हमारे पास ऑल्टो बढ़िया मिलेगी तुमको, तो हम ऑल्टो चलाते हैं। तो हमारा ऑल्टो चलाने का मकसद क्या है? हमारा ऑल्टो चलाने का मकसद है, क्योंकि बादल भी हमारे ऑल्टो वाले हैं तो हम आपका चलाते भी ऑल्टो है। तो मिडिल में जो क्लाउड बनेंगे वो ऑल्टो बनेंगे, चाहे वो आपका अब कुछ भी बन जाए। ऑल्टो के आगे तुम कुछ भी लगा देना, जैसे ऑल्टो के आगे तुम लगा दोगे ऑल्टो स्ट्रेटस, समझ गया मेरी बात। उसके बाद ऑल्टो क्यूमुलस, ये दोनों तुमने जब लगाए तो ये मिलेंगे तुमको आपका मिडिल क्लाउड्स। अब अपन आते हैं लो क्लाउड की तरफ। तो लो क्लाउड आपका बेसिकली लेयर फॉर्मेशन में, तो चाहे तुम इसको स्ट्रेटो क्यूमुलस कह दो और चाहे तुम उसको निम्बो स्ट्रेटस कह दो। एक और चीज याद रखना, एक और चीज याद रखना, क्यूमुलोनिम्बस, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स और निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड्स, ये दोनों आपका बारिश करने में सबसे ज्यादा माहिर होते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, क्यूमुलोनिम्बस और निम्बो स्ट्रेटस, इनमें बारिश अच्छी खासी होती है। दोबारा से एक बार और रिपीट करेंगे। हाई क्लाउड्स में सबसे ऊपर सिर थे, तो तुमने सफिक्स में जब भी कुछ लगाना है, जैसे तुम आपका सफिक्स में क्या लगा दो, सफिक्स में तुम सिर लगा दो, सिर, ठीक है। अब उससे क्या बना दो, चाहे तो सिर्रो स्टेटस बना दो, चाहे तो सिर्रो क्यूमुलस बना दो। अगर मिडिल में आओगे तो मिडिल में ऑल्टो लगा दो नाम के आगे, उसके बाद चाहे स्टेटस लिखो चाहे क्यूमुलस लिखो, बराबर है। लो क्लाउड्स की तरफ आओगे तो क्या लिखना है, स्ट्रेटा लगाओ, स्ट्रेटो के बाद आपका क्यूमुलस लगा दो, चाहे फिर आपका निम्बो स्टेटस लगा दो। अब ये दोनों एक ही बात है। इसके अलावा विद एक्सटेंसिव वर्टिकल डेवलपमेंट क्यूमुलस एंड क्यूमुलोनिम्बस, ठीक है। तो ये क्यूमुलोनिम्बस जो है ये सबसे ज्यादा बारिश करने वाले आपका क्लाउड्स होते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं, ठीक है। चलो अब आते हैं प्रेसिपिटेशन की तरफ। अब देखो जरा, बहुत ध्यान सुनना। देखो बहुत अलग अलग चीजें होती हैं, जैसे एक होता है आपका रेन, समझ रहे हो मेरी बात। रेन तो तुम्हें पता है, रेन तो सिंपल प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस है, सिंपल बिल्कुल प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस है, ठीक है। स्नो क्या होता है, जब बेसिकली आपका जैसे स्नोफॉल कब होगा, जैसे जो कंडेंसेशन है, मान लो कंडेंसेशन आपका होना शुरू हुआ, ठीक है। अब ये कंडेंसेशन जब वाटर वेपर जो होंगे कंडेंसेशन के अंदर, जो भी वाटर वेपर आपका रहे होंगे, इन वाटर वेपर में क्या होता है, ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर मेरा आपका फ्रीजिंग पॉइंट पर चला जाए और वाटर वेपर आपका कौन सी स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, वाटर वेपर आपका सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। अगर ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए तो इसका मतलब है कि जैसे ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, विदाउट लिक्विड में पहले पास हुए, ये ना पहले तो ऐसा होगा कि पहले लिक्विड में जाए और लिक्विड के बाद सॉलिड में जाए, बट नहीं, ये पहले लिक्विड में जाए बिना डायरेक्टली आपका सॉलिड में चले गए। अगर ऐसा कभी तुमको देखने को मिलता है तो इसका मतलब है कि वो डायरेक्टली फिर आपका स्नोफॉल वहां पर होने लग जाएगी। जितनी भी जगह आपका बर्फ पड़ रही है अभी जनवरी में फरवरी में जो पड़ेगी, उनका रीजन ये है कि उनके जो वाटर वेपर है वो डायरेक्टली कन्वर्ट किस में हो रहे हैं, लिक्विड में आपका कन्वर्ट ना होकर सॉलिड में कन्वर्ट होते हुए तुमको दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है इतनी बात।
अब आते हैं स्लीट की तरफ। स्लीट सुन लो, स्लीट बेसिकली कुछ नहीं होता, जो हमारी जमी हुई रेन ड्रॉप्स होती हैं, जमी हुई रेन ड्रॉप्स आपका जब भी तुम देखोगे, जमी हुई फ्रोजन रेन ड्रॉप्स जो होंगी वो धीरे धीरे कर कर आपका जमीन के किनारे आएंगी, और जो वार्म एयर है, वार्म एयर की वजह से आपका बिल्कुल आकर जमीन के किनारे आपका लग जाएंगी। इसी को अपन स्लीट कहते हैं। हेल का मतलब होता है ओले, एक तरीके से आपका ओले पड़वा दो। ओले सुने हैं तुमने, होले, हेलस्टोन। जब भी कभी आपका क्या होगा, जैसे जो आपका हमारे बादल हैं या प्रेसिपिटेशन है वो मोटे फॉर्म में आपका गिरे एकदम से, तो ओले पड़ते हैं, ठीक है। और लास्ट में आपका ग्रोपल आता है, ग्रोपल को तुम नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा, ये कंपटीशन वालों के लिए है, ठीक है। तो तुम्हें 4 फॉर्म याद रखनी है। रेन जो कि डायरेक्ट प्रेसिपिटेशन हो रही है, स्नो क्यों बन रही है, जब आपका बेसिकली क्या हो रहा है, कंडेंसेशन, जो वाटर वेपर आपका हमारा देखने को मिल रहे थे फ्रीजिंग पॉइंट पर चला गया है, और फ्रीजिंग पॉइंट पर जाने के बाद वो बेसिकली क्या हुआ, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट ना होकर डायरेक्टली, तो उसके बाद वहां पर स्नोफॉल हो गई। स्लीट क्या है, जब बेसिकली जो रेन ड्रॉप है तुम्हारी, वो रेन ड्रॉप क्या हो रही है, जो स्नो फ्लैक्स है वो डायरेक्टली आकर वार्म एयर की वजह से जमीन पर आपका गिर जा रहे हैं। और हेल क्या है, जो मोटे ओले हैं वो आपका दिखाई दे रहे हैं। तो अगर मैं प्रोसेस की बात करूं, प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस कंडेंसेशन, process of continuous condensation in free air helps the condensed particle to grow in size। अब जब रेजिस्टेंस आपका बेसिकली बढ़ेगा तो होगा क्या कि कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, द रिलीज ऑफ मॉइस्चर इज नोन एज प्रेसिपिटेशन। अरे प्रेसिपिटेशन तो तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि दिस में टेक प्लेस इन लिक्विड और सॉलिड फॉर्म। प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ वाटर इज कॉल्ड रेनफॉल। अब देखो, अब जैसे एग्जांपल के तौर पर इसको मैं तुम्हें यहां पे भी समझा देता हूं। जैसे मान लो कि आग लगानी है अपने, अरे आग नहीं लगानी, मतलब बारिश करवानी है, ठीक है। देखो तो ये क्या है, ये अपना आपका बेसिकली सरफेस हो गया। पता कैसे लग रहा है, हमने तो आपका पेड़ लगा दिया। अब जो पेड़ लगाया तो पेड़ लगाकर आपका पता लगा रहे हैं कि भैया आपका यहां पर चीजें चल रही हैं। अब हुआ क्या कि यहां पर आपका सूर्य देवता विराजमान है। सूर्य देवता बिल्कुल एकदम मजे ले रहे हैं, बिल्कुल भयंकर तौर पर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी रेज आपका जो है बेसिकली यहां पर डाल दी। इन्होंने कहा कि भाई मैं तो आपका सीधी रेस डालूंगा इसके ऊपर। मैं कहा डालो, कोई दिक्कत नहीं है सूर्य देवता। अब जब इन्होंने सूर्य देवता ने आपका सीधी रेस डाली तो हुआ क्या कि ये जो आपका बेसिकली ऊपर यहां पर जो गर्म हवा थी, यहां पर कंडेंसेशन प्रोसेस हो रहा है। कंडक्शन एक प्रोसेस होता है, कंडक्शन के कारण जो आपका बेसिकली हमारी एयर है, जो हमारी एयर है, जब ये सॉलिड के कांटेक्ट में आई, जब ये सॉलिड के कांटेक्ट में आई, सॉलिड क्या है, सॉलिड है हमारा सरफेस, क्योंकि लैंड है तो लैंड सॉलिड है, तो इसके आसपास की जो एयर है, इसके आसपास की एयर जो है वो कैसी हो गई, वार्म एयर हो गई। अब वार्म एयर, बच्चा जानता है कि वार्म एयर हल्की होती है। वार्म एयर कैसी होती है, हल्की होती है। और हल्की एयर अगर आपका राइज ना करे तो वो एयर ही क्या, ऐसी एयर ही क्या जो आपका हल्की होने के बावजूद आपका राइज ना करे। बट विधि का विधान है, विधि का विधान है कि अगर कोई चीज आपका बेसिकली गई है तो उसकी रिप्लेसमेंट के लिए कोई ना कोई चीज तो आएगी। तो जो एटमॉस्फेयर में ठंडी हवा होती है, कौन सी हवा, ठंडी हवा, वो इसका प्लेस लेने के लिए नीचे आती है। अब वो जब नीचे आई तो फिर वो गर्म हो गई, फिर वो आपका कहां जाएगी, ऊपर जाएगी। तो ये एक साइकिल पूरी आपका जो है क्रिएट होती हुई जाती है। ये एक पूरी साइकिल आपका क्रिएट होती जाती है। इसी साइकिल को कन्वेक्शनल साइकिल के नाम से जानेंगे। अभी एक रेनफॉल पढ़ाऊंगा आगे जाकर, कन्वेक्शनल रेनफॉल, वो उसका जो रीजन होगा ना कन्वेक्शनल रेनफॉल का, वो इसी बिल्कुल आपका प्रोसेस के ऊपर चलेगा। क्योंकि अब ये एक जो आपका एयर थी यहां पर, वो अपने ड्यू पॉइंट पर पहुंच चुकी है। किस पर पहुंच चुकी है, ड्यू पॉइंट पर। और ड्यू पॉइंट पर जाने के बाद क्या हो जाता है, ड्यू पॉइंट पर जाने के बाद अब वो राइज नहीं करेगी। ड्यू पॉइंट पर जाने के बाद अब वो राइज नहीं करेगी, तो इसका मतलब है कि यहां पर क्या बनेंगे, यहां पर आपका क्लाउड्स बनते हुए दिखाई देंगे। और जब ये क्लाउड बनेंगे तो ये फिर आपका क्या करेंगे, ये प्रेसिपिटेशन आपका करते हुए दिखाई देंगे। क्लियर है इतनी बात, बहुत बढ़िया। तो रेनफॉल हो गई। अब उसके बाद क्या हुआ, टेम्परेचर इज लोअर देन द 0 डिग्री, प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ फाइन फ्लेक्स ऑफ स्नो दैट इज कॉल्ड एज स्नोफॉल। स्नोफॉल भी आ गया समझ में अपने, ठीक है सर। अब क्या होगा, अब जरा सुनो, मॉइस्चर इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हेक्सागोनल क्रिस्टल। अगर कभी भी आपका जो मॉइस्चर है हमारा, जैसे ये तो मैंने तुम्हें समझा दिया रेन, तो स्नोफॉल जब वार्म होती है, एयर मेल्ट होकर आपका गिरेगी तो स्नोफॉल। फिर जब स्नो मेल्ट होकर बेसिकली कोल्ड में आपका एयर में कन्वर्ट हो जाएगी, उसके साथ फ्रीज हो जाएगी, तो फिर फ्रीजिंग पॉइंट के बाद स्नोफॉल, स्लीट भी समझ में आ गया और स्नो आपका तुम्हें समझ में आ रहा है। अब सुनो, मॉइस्चर इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हेक्सागोनल क्रिस्टल। These crystal form flakes of snow. Beside rain and snow, other form of precipitation are sleet and hail. तो अब हमारे पास आपका जो है बेसिकली एक तो स्लीट हो गया और एक हेल हो गया।
दो द लेटर आर लिमिटेड इन अकरेंस आर स्प्रोडिक इन बोथ टाइप एंड स्पेस। अब स्लीट क्या है? स्लीट सुनो, स्लीट इज अ फ्रोजन रेनड्रॉप एंड रीफ्रोजन मेल्टेड स्नो वाटर। अब क्या होता है? व्हेन अ लेयर ऑफ एयर विद द टेम्परेचर अबव फ्रीजिंग पॉइंट, दोबारा बोल रहा हूं, जब भी कभी लेयर ऑफ एयर, टेम्परेचर जो उसका होगा, कोई एक एयर की आपका लेयर बन जाए और उसका जो टेम्परेचर होगा वो फ्रीजिंग पॉइंट से, वो फ्रीजिंग पॉइंट के आसपास आपका चला जाए, ओवरलाइज अ सब फ्रीजिंग लेयर नियर द ग्राउंड, प्रेसिपिटेशन टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ स्लीट। जो आपका बेसिकली हमारे एक जो क्रिस्टल आ रहे हैं वो बिल्कुल आपका गर्म होकर यहां पर जब गिरेंगे, एकदम ठंडे ठंडे आपका पॉइंट के साथ टकराएंगे, तो फिर वो क्या कराएंगे? वो स्लीट करा देंगे। एंड रेन ड्रॉप विच लीव्स द वार्मर एयर एनकाउंटर द कोल्डर एयर बिलो। अब जब ठंड का टाइम होगा तो ठंड के टाइम पर तो ऑब्वियस सी बात है जमीन के आसपास कौन सी एयर देखने को मिलेगी? जैसे अभी आपका तुम आओगे तो तुम अभी सड़क पर जा रहे हो तो ऐसा थोड़ी है मुंह पे जो थपेड़े पड़ रहे हैं वो बिल्कुल एकदम आपका गर्म हवा के पड़ रहे हैं, ठंडी हवा मिल रही है ना। तो ठंडी हवा क्यों मिल रही है? क्योंकि आपका टेम्परेचर हमारा क्या है? डाउन है। और टेम्परेचर डाउन है तो जो आपका यहां पर एयर चल रही है वो कैसी है? कोल्ड एयर है। क्लियर है इतनी बात? बहुत बढ़िया। अब सुनो, अब जब तक ये आपका जमीन के आसपास आती है, जब तक ये जमीन के आसपास आती है तो स्मॉल पैलेट ऑफ आइस नॉट बिगर देन रेन ड्रॉप्स फॉर्म विच दे आर फॉर्म्ड एंड सम टाइम ड्रॉप्स ऑफ रेन बीइंग रिलीज्ड द क्लाउड बिकम सॉलिडिफाइड। अब जो क्लाउड्स होते हैं बेसिकली उनकी जो आपका रेन ड्रॉप्स आ रहे होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? सॉलिड में आपका देखने को मिलते हैं। राउंडेड सॉलिड पीस ऑफ आइस विच रीचेज द सरफेस ऑफ अर्थ आर कॉल्ड एज हेलस्टोन। अब हेलस्टोन मतलब ओले, ओले, ठीक है। There are formed by the rainwater passing through the colder layers and hailstone have several concentric layer of ice one over another। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। अब भैया अगर आपका क्लाउड्स में, जैसे अगर मैं तुमको आपका एक तरीके से ये वाली फोटो तो मैंने तुमको समझा दी, ठीक है, ये वाली फोटो तो आपका मैंने तुमको समझा दी, बट मैं तुम्हें आपका एक बार ये वाली आपका दोबारा से समझाना चाहता हूं। दोबारा सुन लो। सिर्रस आपका जो है बेसिकली हाई क्लाउड्स मिलेंगे। अब वो चाहे सिर्रो क्यूमुलस हो, चाहे फिर वो आपका बेसिकली सिर्रो स्टेटस हो, ठीक है। ऑल्टो मिडिल क्लास वालों के पास मिलेगा, ऑल्टो क्यूमुलस, ऑल्टो स्टेटस। और स्ट्रेटो क्यूमुलस, स्टेटस मतलब आपका लोअर लेयर के पास मिलेगा। सबसे ज्यादा बारिश करने वाले आपका कौन से मिलेंगे? क्यूमुलोनिम्बस। क्यूमुलोनिम्बस से आपका, जैसे तुम देखोगे जब भी आपका एकदम सडन राइज हो रही है एयर की, जो मैंने अभी तुमको आपका बताया भी था, जैसे सडन एयर ऑफ राइज आपका देखने को मिला, यहां पर क्या होता है? एकदम हवा गर्म थी, गर्म हवा होकर ऊपर उठी और एकदम जो राइज हुआ, इस राइज के कारण क्या होता है? क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स आपका बनते हैं। कौन से क्लाउड्स बनते हैं? क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। और जब भी ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनेंगे तो उनसे आपका क्या होगी? बारिश होगी, क्योंकि ये सडन राइज हो रहा है। किसका राइज हो रहा है? सडन राइज ऑफ एयर। अगर सडन राइज ऑफ एयर आपको देखने को मिल रहा है तो सडन राइज ऑफ एयर की वजह से हमेशा आपका बारिश देखने को मिल जाएगी। ये बात आपका याद रखिएगा जरा थोड़ी सी, ठीक है। इसके बाद अगर तुम्हें आपका क्लाउड्स क्लियर हो गए हैं तो मैं एक बार क्लाउड्स दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूं। सिर्रस अपर क्लाउड्स, ऑल्टो मिडिल क्लाउड्स और फिर उसके बाद स्टेटस मिडिल क्लाउड्स के बाद ब्लो आपका जो है या फिर सबसे नीचे वाले आपका देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा इसको अलग अलग नाम में भी दे दिया गया है, सिर्रो क्यूमुलस, सिर्रो स्टेटस, ऑल्टो क्यूमुलस, ऑल्टो स्टेटस, फिर उसके बाद आपका जो नीचे आ जाओगे स्टेटो क्यूमुलस, स्टेटोनिम्बस और फिर क्यूमुलोनिम्बस भी आपका एक एग्जांपल है, ठीक है। इसके बाद अगर तुम्हें आपका पता हो तो मैंने तुमको आपका स्लीट के बारे में आपका समझा दिया। इन चारों के बीच में आपका डिफरेंस तुमको समझ में आ गया कि चारों के बीच में डिफरेंस क्या है। फॉग समझ में आ गया, फॉग और मिस्ट आपका दोनों चीजें क्लियर हो गई हैं। फॉग और मिस्ट के अलावा दोबारा से आपका रिवाइज करवा रहा हूं, दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूं, सुन ले मेरी जान, सुन ले सुन ले सुन ले। अगर दोबारा से आपका जो तू गया भाई तो एक बार अगर तू आपका देखता है यहां पर, ठीक है, एक बार जरा तू आपका दोबारा देखता है इस चीज को, तो रेन क्या है? रेन आपका जो है बेसिकली प्रेसिपिटेट फॉर्म है। बादल बने सीधे आपका पानी के फॉर्म में नीचे आए, रेन। अगर मैं स्नोफॉल की बात कर रहा हूं तो वाटर वेपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में आपका छोड़कर डायरेक्टली, तो उससे जो आपका बेसिकली नीचे आएगी उसे स्नोफॉल कह देंगे। स्लीट क्या है? स्लीट को आपका फ्रोजन रेन ड्रॉप के नाम से भी जानते हैं। मैं इसे ऐसे कहता हूं, इट इज अ फ्रोजन रेन ड्रॉप। ये कैसी रेन ड्रॉप है? फ्रोजन रेन ड्रॉप है। फ्रोजन रेन ड्रॉप के नाम से आपका इसको जान सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये बिल्कुल आपका सरफेस पर जाकर लाइंग नियर द ग्राउंड और फिर पार्टिकल जो है इसके, क्योंकि कोल्डर एयर होती है तो वो क्या हो जाते हैं? सॉलिडिफाई हो जाते हैं। सॉलिडिफाई का मतलब होता है एकदम आपका सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और हेलस्टोन क्या है? जब प्रेसिपिटेशन हो रही है तो प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में ऐसे राउंडेड पैलेट्स आपका गिरते हैं। ये भी सॉलिड फॉर्म में होते हैं बट थोड़ी देर बाद पिघल जाते हैं। इन्हीं को ओले भी कहा जाता है, हेलस्टोन कहा जाता है। आई होप कि तुझे भाई इतनी बातें आपका समझ में आ गई होंगी।
अब अगर इतनी बातें आपका समझ में आ गई हैं तो मेरी जान जरा अब एक बार आपका यहां देख लियो भाई। अब जरा सबसे पहले हमारे पास आपका जो है रेनफॉल के बारे में बात आ रही है। किसके बारे में बात आ रही है? रेनफॉल के बारे में। तो जरा जान इतनी बात आपका समझने से पहले कमेंट सेक्शन में एक बार क्या लिखना है? रोज दैट। समझ में आ गया? मुझे समझ में आ गया ना इतनी बात? हाँ समझ में आ गई है। अब रेनफॉल की तरफ चलते हैं। रेनफॉल की तरफ जब तुम जाओगे तो रेनफॉल की तरफ जाने से पहले तीन तरीके की आपका रेनफॉल होती है। एक होती है कन्वेक्शनल रेनफॉल, अभी समझाऊंगा तीनों, ठीक है। एक होती है कन्वेक्शनल रेनफॉल, एक होती है ओरोग्राफिक रेनफॉल, एक कौन सी होती है? ओरोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है। और एक तीसरी जो देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी कन्वेक्शनल रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल सर तीनों के बीच में एक बार अंतर समझा देते तो मजा ही आ जाता। ठीक है भाई, देख देख क्या है अंतर, देख तू पहले अंतर देख ले। सबसे पहले आपका जो है कन्वेक्शनल रेनफॉल, ठीक है। कन्वेक्शनल रेनफॉल के पीछे आपका रीजन क्या है? कन्वेक्शनल रेनफॉल जो होती है ना उसका रीजन होता है सडन राइज ऑफ एयर, सडन राइज ऑफ एयर। अब ये जो सडन राइज ऑफ एयर आपका देखने को मिली, इसकी वजह से आपका कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है। इसमें जो क्लाउड्स आपका रहेंगे, इसमें जो क्लाउड्स आपके बनेंगे वो कौन से क्लाउड्स बनेंगे? क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स एसोसिएट रहेंगे, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स आपके एसोसिएट रहेंगे, ठीक है। अगर मैं ओरोग्राफिक रेनफॉल की बात करूं, ओरोग्राफिक तो ओरोग्राफिक रेनफॉल का जो रीजन रहता है, ओरोग्राफिक रेनफॉल का जो रीजन रहता है वो रहते हैं आपके माउंटेन्स। क्या रहते हैं सर? आपके माउंटेन्स। और ये माउंटेन्स पे जैसे ही हवा आपका टकराती है, फिर टकराने के बाद आपका क्या हो जाता है? प्रेसिपिटेशन हो जाता है। क्या हो जाता है मेरी जान? प्रेसिपिटेशन हो जाता है। प्रेसिपिटेशन क्या हो जाता है? प्रेसिपिटेशन आपका हो जाएगा। प्रेसिपिटेशन हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया सर। कौन से तरीके के आपका जो है बेसिकली क्लाउड्स बनेंगे? तो क्लाउड्स जो इसमें आपका बनेंगे वो बनेंगे निम्बो स्ट्रेटस। कौन से बनेंगे? निम्बो स्ट्रेटस, निम्बो स्ट्रेटस टाइप ऑफ क्लाउड एसोसिएट रहेंगे। और जो तीसरे तरीके की अपन चल रहे हैं, तीसरे तरीके के जो क्लाउड्स हैं ये हैं, सॉरी ये हैं आपके कौन से? ये हैं आपके पास फ्रंटल रेनफॉल कहते हैं इसको, फ्रंटल रेनफॉल। और अगर कोई फ्रंटल रेनफॉल ना कहे इसको तो इसको साइक्लोनिक रेनफॉल के नाम से भी कई सारे लोग जानते हैं। अब मैं अगर तुमको आपका बात करूं तो जैसे फ्रंटल नाम है इसका, तो किसी भी दो फ्रंट की वजह से, अब दो फ्रंट जो होंगे उसमें से एक आपका हमेशा वार्म होगा और एक आपका कैसा होगा? एक आपका कोल्ड होगा। तो वार्म और कोल्ड आपका फ्रंट की वजह से, वार्म और कोल्ड फ्रंट की वजह से हमेशा आपका जब ये दोनों आपस में टकराएंगे, जब ये दोनों आपस में टकराएंगे तो उसकी वजह से जो रेनफॉल होगी उसको आपका क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे आपका फ्रंटल रेनफॉल। इसमें जो क्लाउड्स एसोसिएट रहेंगे, इसमें जो क्लाउड्स आपका एसोसिएट रहेंगे वो दोनों रह सकते हैं, क्यूमुलोनिम्बस भी हो सकते हैं और निम्बो स्टेटस भी आपका हो सकते हैं। तो ये तो आपका एक तरीके से डिफरेंस मैंने तुम्हें एक स्लाइड में समझा दिया। बट सर क्या आपका बेसिकली इसको ऐसे ही समझाओगे? आंसर इज नो। पांडे जी ने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले आपका क्या करा था? पांडे जी आपका तुमको कहीं लेकर गए थे, चांद तारों की दिशाओं में, बिल्कुल लेकर गए थे। ये आपका क्या आ गया? ये हमारा सरफेस आ गया। इस सरफेस पर आपका क्या लगा दो? पेड़ लगा दो। मैंने क्या किया? मैंने आपका जो है बेसिकली यहां पर आपका सूर्य देवता चमकाए और सूर्य देवता ने आपका क्या किया? सूर्य देवता ने लाइट चमकाई। लाइट चमक कर कहां पर आई? लाइट चमककर आपका जो है बेसिकली सॉलिड था ये पार्टिकल। अब इस पर जैसे ही सॉलिड पड़ी तो यहां पर कंडक्शन प्रोसेस हुआ और कंडक्शन की वजह से जो आपका बेसिकली यहां की वार्म एयर थी वो वार्म एयर आपका क्या हुई? वो वार्म एयर आपका राइज हुई। वार्म एयर क्या करेगी? वार्म एयर आपका राइज करेगी। अब जब ये वार्म एयर आपका राइज करेगी, जब ये वार्म एयर आपका राइज करेगी, जब ये वार्म एयर आपका राइज करेगी तो ये वार्म एयर राइज करने के बाद क्या करती है? वार्म एयर राइज करने के बाद एक पॉइंट तक आपका जाती है। इसके बाद जो यहां पर ऑलरेडी आपका हवा होगी, जो यहां पर ऑलरेडी आपका हवा होगी वो कहां आएगी? वो नीचे आएगी, वो नीचे आएगी। अब ये जो हवा आपका नीचे आई है, इसको दूसरे मार्ग से आपका जो है कर रहा हूं, ये आपका आई यहां पर, ठीक है। बट जैसे ये नीचे आती है तो ये गर्म हो गई, ये फिर से आपका ऊपर जाएगी, ठीक है, ये फिर से आपका ऊपर जाएगी। तो ये जो पूरी साइकिल है, मैंने तुमको फिर से बोल रहा हूं, यहां पर आपका क्लाउड्स बने क्योंकि ये ड्यू पॉइंट हो जाता है, ड्यू पॉइंट से ऊपर आपका राइज नहीं कर पाएगी है। और जैसे ये क्लाउड्स बने तो झमाझम प्रोग्राम, झमाझम बारिश आपका हो रही है, झमाझम बारिश हो रही है, ये बारिश आपका हो गई। अब ये जब बारिश आपका हो गई तो उसके बारिश के होने से क्या हुआ? ये आपका यहां पर ये क्लाउड्स कौन से थे? ये क्लाउड्स थे आपका क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स।
और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स जहां पर आपका देखने को मिले, तो इससे जो रेन एसोसिएट हुई वो कौन सी हुई, वो हुई कन्वेक्शनल रेनफॉल। कौन सी हुई, कन्वेक्शनल रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल पड़ गई, तो इसका क्या रीजन हुआ, सडन राइज ऑफ एयर। ठीक है, अब दूसरा आपका जो रीजन आता है, ऐसे आपका जो है क्या हुआ, ये आपका बेसिकली हमारे माउंटेन्स हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर ये माउंटेन्स हैं, तो माउंटेन्स के आपका रीजन के पास, माउंटेन रीजन के पास क्या हुआ, ये मेरा आपका सरफेस, ये मेरा आपका सरफेस, यहां पर फिर से आपका वही एयर राइज हो रही है। यहां पर एक तरफ तो आपका एयर राइज हो गई, क्योंकि यहां पर आपका क्या हुआ, यहां पर विंड राइज कर गई, यहां पर आपका विंड क्या कर गई, यहां पर विंड राइज कर गई। और जब जब विंड राइज करी तो फिर वो आपका एक पॉइंट तक जाएगी, उस पॉइंट के बाद फिर आपका नीचे एक एयर आएगी, एयर नीचे आई, और फिर एक एयर आपका ऊपर पहुंच गई। अब जो एयर आपका ऊपर पहुंची और जो एयर आपका नीचे आई, ये एक पॉइंट तक ही आपका पहुंचेगी, ड्यू पॉइंट हुआ। अब इस ड्यू पॉइंट पर जाकर यहां पर आपका क्लाउड्स बन गए। अब इसने जितनी भी बारिश थी इन क्लाउड्स ने, वो इसी साइड कर दी, पहाड़ के दो तरफ, एक तरफ आपका पहाड़ का ये और एक तरफ आपका पहाड़ का ये, जितनी भी बारिश थी वो इसी साइड आपका हो गई। अब जब ये बारिश इस साइड हो गई, तो विंड राइज इस साइड करी थी, सारी बारिश इस तरफ, तो इस वाली साइड को विंडवर्ड साइड के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, विंडवर्ड साइड के नाम से जाना जाता है। और जिस साइड आपका कोई भी रेनफॉल नहीं हो पाई, नो रेनफॉल, जिस साइड कोई भी रेनफॉल नहीं हो पाई, लीवर्ड साइड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको, लीवर्ड साइड। लीवर्ड साइड का मतलब होता है जहां पर किसी भी तरीके से कोई रेनफॉल आपका नहीं हुई है। अगर रेनफॉल नहीं हुई तो इसका रीजन क्या था, इसका रीजन था कि भैया ये जो माउंटेन्स थे, माउंटेन्स के आपका एक तरफ हवा पहुंच ही नहीं पाई, और जब हवा नहीं पहुंच पाई तो ये शेडो जोन भी आपका आ जाता है। यहां पर आपका क्या हो जाएगी, कम बारिश आपका पड़ेगी। तो एक तरफ आपका नो बारिश, एक तरफ बारिश ही बारिश, तो ये रीजन क्या था इसका, क्लाउड्स। और कौन से क्लाउड्स, कौन सी रेनफॉल होगी, ओरोग्राफिक रेनफॉल आपका यहां पर होती हुई दिखाई देगी। क्लियर है इतनी बात, बहुत बढ़िया, इतनी बात समझ में आ गई। अब तीसरी बात पर चल लेते हैं। ये आपका सरफेस, विंटर्स का टाइम आपका देखो जरा, विंटर्स के टाइम पे क्या होता है, जैसे दिन में आपका गर्मी रहती है, दिन में गर्मी रही तो एक तरफ से आपका वार्म एयर राइज कर गई। ये मेरी आपका कौन सी एयर है, वार्म एयर है। ठीक है, इसको देखना बहुत ध्यान से, ये वार्म एयर है। और जैसे जैसे आपका टेम्परेचर ड्रॉप होने शुरू होता है, एक तरफ से आपका जो बेसिकली फ्रंट तैयार होता है, ये फ्रंट आपका तैयार कौन सा हुआ, कोल्ड फ्रंट। कौन सा फ्रंट तैयार हुआ, कोल्ड फ्रंट। अब कोल्ड एयर आपका राइज कर रही है। जब भी कभी आमने सामने ये दोनों आपका फ्रंट्स बने, एक तरफ कोल्ड एयर और एक तरफ आपका वार्म एयर, तो होता क्या है, जो वार्म एयर होती है, वार्म एयर आपका हल्की होती है, वार्म एयर आपका कैसी है, हल्की है, और कोल्ड एयर आपका कैसी है, कोल्ड एयर आपकी भारी है। अगर कोल्ड एयर भारी है और वार्म एयर आपका हल्की है, तो जो कोल्ड एयर होगी वो धीरे धीरे कर आपका सबसाइड करनी शुरू करेगी। क्या शुरू होगी, सबसाइड करेगी। क्या करेगी, सबसाइड करेगी। और जो आपका वार्म एयर है वो क्या करेगी, वो आपकी राइज करेगी। वार्म एयर राइज कर गई, कोल्ड एयर सबसाइड कर गई। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अब जो फ्रंट है, जो वार्म वाला हल्का वाला फ्रंट था वो राइज कर गया, जो फ्रंट था वो राइज कर गया। और इसी की वजह से जो रेनफॉल हुई, इसको हमने क्या कह दिया, इसको हमने फ्रंटल रेनफॉल के नाम से जाना। आई होप कि आपका तुम्हें ये तीनों तरीके की रेनफॉल अब समझ में आ गई होंगी और इनका डिफरेंस भी आपका समझ में आ गया होगा। क्लियर है इतनी बात समझ में आ गई। चलो बहुत बढ़िया, ये देख लो तुम, कन्वेक्शनल रेनफॉल जैसे जैसे आपका हीट होगा तो हीट होकर ऊपर लाइट एयर राइज करेगी, फिर वो एक्सपेंड करेगी, कॉन्सिक्वेंटली आपका जो है बेसिकली नीचे आएंगे, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनेंगे। समर्स में बहुत ज्यादा कॉमन रहता है, क्योंकि समर में आपका जो बेसिकली एयर होती है वो एकदम से आपका आती है और एयर से एकदम आपका उड़ जाती है। सबसे पहले आपका अगर तुम देखोगे, तुमसे पूछे कि कहां पर ज्यादा दिखाई देगा, तो इक्वेटोरियल रीजन के आसपास ऐसा पोजीशन आपका बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। बिल्कुल आपका बात समझ में आ रही है। उसके बाद आते हैं ओरोग्राफिक पर। तो जो सैचुरेटेड एयर मास है वो आपका बेसिकली माउंटेन के एक तरफ गया, इस तरफ आपका जो है देखोगे तो यहां पर वाटर वेपर हो गए, ये रेन शेडो जोन हो गया, कोई बारिश नहीं। इसी को लीवर्ड साइड मैंने अभी तुमको बताया था, ठीक है। इसके शॉर्ट ऑफ रेन एक तरफ, इसको विंडवर्ड साइड कहते हैं, विंडवर्ड स्लोप भी कहते हैं।
एक बार आपका जब जाओगे तो टेम्परेचर आपका राइज करेगा, कैसे डिसेंट होगा, मॉइस्चर इंक्रीज है, एक तरफ आपका रेन ही रेन, एक तरफ कोई रेन नहीं देखने को मिलेगी। इसके अलावा इट इज ऑल्सो नोन एज रिलीफ रेन, ठीक है, रिलीफ रेन मतलब आपका जहां पर नहीं मिल रही है। और फिर फ्रंट मतलब आपका जो है साइक्लोनिक रेनफॉल भी कहते हैं। साइक्लोनिक रेनफॉल मतलब आपका जो है बेसिकली एयर कूल हो रही है, रेन शेडो जोन आपका एक तरफ, और जहां से आपका राइज करेगा जैसे सी के आसपास जो आपका माउंटेन्स होंगे उधर फ्रंट दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या बनी, इससे बन गई हमारी साइक्लोनिक रेनफॉल। अब क्या हुआ, अब जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल आपका जब आया तो रेनफॉल इज मोर ओवर द ओशियन देन ऑन द लैंड मास। इस स्टेटमेंट को एज इट इज अपनी कॉपी में जहां पे भी लिख रहे हो उसको मार्क कर लेना। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि अगर ओशियंस के आसपास देखोगे तो ओशियन बहुत ही बड़ी लार्ज वाटर बॉडी है, और वाटर बॉडी अगर लार्ज है तो वहां पर आपका जो सोर्स ऑफ वाटर है, जो मॉइस्चर मिलेगा वो बहुत ज्यादा है, तो इसलिए आपका वहां पर मॉइस्चर और आपका बेसिकली एयर के पास पानी की आपका जो क्षमता होगी वो ज्यादा होगी। तो इसी वजह से जो ओशियंस है वहां पर रेनफॉल कंपैरेटिवली आपका ज्यादा, लैंड मास पर आपका कम। 35 से 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ of the equator the rain is heavier on the eastern coast and goes on decreasing towards the west between 45 and 65 डिग्री नॉर्थ। जैसे जैसे 45 से 65 डिग्री नॉर्थ और साउथ की तरफ जाएंगे तो वहां पर रेनफॉल कम, और जब 35 से 40 की आपका आसपास हो गए लैटिट्यूड में तो वहां पर आपका तुमको बारिश ज्यादा। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है वेस्टर्लीज विंड। इसका रीजन कौन सी विंड है, वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज का मतलब क्या होता है, ऐसी विंड जो कि वेस्ट से राइज कर रही है, वेस्ट से राइज कर कर आपका ईस्ट की तरफ जा रही है, और उनकी वजह से आपका क्या होता है, फिर आपका धीरे धीरे कर कर ईस्ट में जब आपका बारिश जाती है तो फिर वो आपका वहां पर रेनफॉल हो जाएगी। वेयर एज माउंटेन रन्स पैरेलल टू द कोस्ट द रेन इज ग्रेटर ऑन द कोस्टल प्लेन ऑन द विंडवर्ड साइड एंड इज डिक्रीज टूवर्ड्स द लीवर्ड साइड। जिधर आपका लीवर्ड साइड है उधर बारिश नहीं होगी। अब अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ एनुअल प्रेसिपिटेशन, तो सबसे ज्यादा जो मेजर प्रेसिपिटेशन आपका दिखाई देगा वो इक्वेटर के आसपास आपको दिखाई देगा। 0 डिग्री पर आपका सबसे ज्यादा बारिश होती हुई दिखाई देगी, एंड विंडवर्ड स्लोप ऑफ द माउंटेन्स, जहां पर आपका बेसिकली एयर राइज कर रही है, इधर आपका बारिश बढ़िया दिखाई देगी। Western coast in the cool temperate zone and the coastal area of monsoon land receives heavy rainfall over 200 सेंटीमीटर पर एनम। इतनी बारिश भी आपका हो जाती है। एंड कॉन्टिनेंटल एरियाज में आपका क्या होती है, मॉडरेट रेनफॉल देखने को मिलेगी 100 से 200 सेंटीमीटर पर एनम, इतनी आपका बारिश हो जाएगी। अगर मैं सेंट्रल पार्ट की आपका बात करूं, जो सेंट्रल पार्ट है आपका हमारा ट्रॉपिकल रीजन वाला है ना, लैंड एंड द ईस्टर्न एंड इंटीरियर पार्ट ऑफ टेम्परेट लैंड रिसीव्स रेनफॉल बहुत कम हो जाती है। टेम्परेट जोन कौन सा वाला आ गया, 45 से आपका जो है जाओगे 30 से 60 डिग्री वाले आसपास में, तो वहां 50 से 100 सेंटीमीटर ही बारिश बहुत कम है वहां पर। और इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स हैड हाई एल्टीट्यूड, है ना, हाई एल्टीट्यूड की वजह से वहां पर रेनफॉल 50 सेंटीमीटर तक भी आपका चली जाती है। सीजन डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ज्यादा है, रेनफॉल भी आपका जो है बेसिकली चेंज है, तो उसकी वजह से आपका बहुत सारे चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। इसी के साथ रेनफॉल अपनी कवर हो गई, क्लाउड्स अपने कवर हो गए, और जो छोटे छोटे पॉइंट्स थे जिसमें आपका बेसिकली फॉग, मिस्ट, ये सारे पॉइंट आपका मैंने तुमको समझा दिए। पेपर में बहुत अच्छे से जैसे मैंने डायग्राम ड्रॉ करे हैं, डायग्राम ड्रॉ कर कर आना, और उसके अलावा जो पॉइंट आपका लिखे हुए हैं तुम्हारे पास, इनको प्लीज नोट करना, और उन नोट करने के बाद आपका अच्छे से लिख कर आना। लड़कियों की तरह आपका बिल्कुल एकदम सजा देना कॉपी, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपका सब कुछ बढ़िया रहेगा, और दोनों लोग चटर पटर जितने भी आपका लोग यहां बैठे हुए हैं सब अच्छा कर कराएंगे, है ना। ये चैप्टर भी आपका खत्म हो गया है, और अब हम आपका बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तेजी से आगे बढ़ते हुए तुम्हारा ध्यान इस तरफ जाना चाहिए कि तुम्हें कंप्लीटली जो आपका बैकलॉग हो गया है किसी का, या जो पुराने वाले चैप्टर्स हैं उनको लगातार रिवाइज करते रहना है, ताकि तुम्हें एक प्रॉपर एनालिसिस मिल जाए। बट क्या सर ये चैप्टर खत्म हो गया है, तो भैया चैप्टर खत्म होने से पहले आपका कुछ क्वेश्चन है। जैसे व्हेन द वाटर कंटेनिंग एयर बिकम्स सैचुरेटेड, तब क्या होगा, क्लाउड्स बनेंगे। क्लाउड्स बनने के बाद अगर तुम देखोगे व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच सैचुरेशन अकर, तो अब भैया सैचुरेशन कहां पर, ड्यू पॉइंट पर जाकर होता है, पता है अपने को। एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहेंगे उसको, पढ़ा दिया मास्टर ने। इस फ्रोजन रेन ड्रॉप एंड रीफ्रोजन मेल्टेड स्नो वाटर, क्या कहेंगे उसको, स्लीट कह देंगे।
इसके अलावा एक्सप्लेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो जो परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट है बता दोगे तुम अब मुझे, है ना। इसके अलावा क्लाउड्स कैसे फॉर्म होंगे, तो क्लाउड्स का आपका एक पूरा फॉर्मेशन है, माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट्स आएंगे और 4 तरीके के सिर्रस, क्यूमुलस, स्टेटस और निम्बस, चारों तरीके के आपका फॉर्मेशन। नेम द 3 टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल, स्नोफॉल और हिलस्टोन। अब किसी को स्लीट लिखना है तो वो स्लीट भी लिख कर आ जाए, ठीक है। इसके अलावा कंडेंसेशन के क्या पार्ट हैं, तो ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग और क्लाउड्स, ये चारों आपका बेसिकली लिखना और ट्रांसफॉर्मेशन आपका बता देना आंसर। फिर ड्यू को एक्सप्लेन कर देना, फॉग को, फ्रॉस्ट को एक्सप्लेन कर देना, फॉग मिस्ट कर देना, स्मोक और क्लाउड को आपका एक्सप्लेन कर देना अगर लंबे आंसर आए तो। राइट अ नोट ऑन पोटेंशियल इवेपोराइजेशन, अब ये पोटेंशियल इवेपोराइजेशन को आपका तुम एक्सप्लेन कर सकते हो अगर करना चाहो तो, और ना करना चाहो तो आपका इसका बेसिकली छोटे छोटे पॉइंट्स आपका लिख कर रखना कॉपी में, हम इसको आपका एक्सप्लेन और करेंगे जब हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आपका चीजें देखेंगे, ठीक है। आई होप कि आपका इसके साथ तुम बहुत अच्छे होगे और बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी। अगर सारी चीजें अच्छी चल रही हैं तो उम्मीद करता हूं कि तुम आपका बहुत अच्छे से आपका चीजों को निकाल कर लेकर आओगे। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, 2025 will be rocking for you. You are going to nail it and you are going to rock it. Just believe in yourself, don't let yourself down and keep going. Take care of yourself, make everybody proud around you, and first and top, make yourself proud. Jai Hind.